तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है इकोनॉमी का जो हम डील कर रहे हैं जिसके साथ, वो होगा आपका फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल डिजिटल जो करेंसी है, काफी दिनों से काफी लाइमलाइट में बना हुआ है। ठीक है। और पायलट बेसिस पे स्टार्ट भी कर दिया है ना इसको आरबीआई ने रिसेंटली, इस वजह से काफी ज्यादा न्यूज के अंदर आ जाता है। तो पायलट बेसिस पे स्टार्ट मतलब एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे स्टार्ट करना, कुछ लिमिटेड एरिया के अंदर स्टार्ट करना, इस तरीके की स्टार्टिंग को पायलट बेसिस स्टार्टिंग बोलते हैं। तो उसके अंदर स्टार्ट कर दिया है, देखो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको अभी स्टार्टिंग में। तो इसको देखते हैं कि क्या है सीबीडीसी, क्या डिमांड है सीबीडीसी की, वर्ल्ड वाइड क्या फिनोमिना चल रहा है सीबीडीसी के रिगार्डिंग, और कौन से बैंक है सेंट्रल बैंक जो इसमें काम कर रहे हैं, और ये किस तरह से एक तरह से जो हमारा रुपी होता है ना, जो जनरली हमारी करेंसी होती है, फिएट करेंसी वगैरह जितनी भी करेंसीज है ना, उन करेंसी से कैसे डिफरेंट है। और एक कंसेप्ट अभी 2-3 साल पहले जो आया था ई रुपी वाला, 1-2 साल पहले ही आया है ई रुपी वाला, उससे ये कैसे अलग है। ये कुछ जो बेसिक चीजें है सबको जानेंगे अच्छे से। और क्या इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन हो रहा है क्रिप्टो करेंसी से, यदि ये अलग है तो कैसे अलग है, इन सभी चीजों को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लाया गया है। आप देख सकते हो, है ना, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को पायलट बेसिस पे लाया गया है। तो ये स्टार्ट हुआ। इस न्यूज के बारे में कुछ और देखते हैं। तो इन्होंने बताया है आगे इस न्यूज के बारे में कि पर्पज क्या है टू क्रिएट, एक्चुअली में पायलट बेसिस पे लाने का मतलब तो क्रिएट करना अवेयरनेस अबाउट द सीबीडीसी इन जनरल पब्लिक के अंदर, और थोड़ा प्लान तरीके से पहले एक्सपेरिमेंट कर लेते हुए थोड़ा सा इसको पूरा वाइड मतलब कि स्पेक्ट्रम में ना ले जाके, पहले हमको स्टार्टिंग में इसको चेक करना है। तो इस बिहाफ पे ये आया है। ठीक है। अब क्या है, इट एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव चॉइसेस बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ, रिस्क जो हो सकते हैं सीबीडीसी के साथ, उन सब चीजों को एक तरह से चेक कर लेगा ये, है ना, उन सबको एक्सप्लेन कर देगा। और इसको हम डिजिटल रुपी बोल रहे हैं, सीबीडीसी को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, है ना। इट इज कॉल्ड फॉर अमेंडमेंट, इसमें अमेंडमेंट करना पड़ा है तो वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई नई चीज आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो जो आपका एक्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो इन्होंने 1934 के एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया है। अब देखते हैं डिजिटल रुपीज एज ए कंसेप्ट क्या है। ठीक है, डिजिटल रुपीज क्या है इसको देखते हैं। एज पर कंसेप्ट नोट, है ना, डिजाइन ऑफ द डिजिटल कंसेप्ट नोट के तौर पे डिजाइन ऑफ द डिजिटल रुपीज विल, आवाज चली गई थी क्या मेरी अभी बीच में, या आ रही नहीं, थी कंटिन्यूसली? रुक गई थी। कोई बताएगा? रुक गई थी आवाज। ठीक है, सॉरी, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू चल रहा है ज्यादा। ठीक है, इसको कैरी ऑन करते हैं। तो डिजिटल रुपीज जो है एज ए कंसेप्ट यहाँ पे लाया गया है। तो हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दो फॉर्मेट में आया है, एक तो सीबीडीसी रिटेल है और सीबीडीसी होलसेल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिटेल और होलसेल से आपको पता ही है क्या होता है। तो रिटेल का मतलब है पोटेंशियली अवेलेबल फॉर सबके लिए, जनरली प्राइवेट सेक्टर के लिए, और नॉन फाइनेंशियल जो कंज्यूमर्स होते हैं उसके लिए रहेगा सीबीडीसी रिटेल। एंड सीबीडीसी होलसेल जो पायलट बेसिस पे दोनों प्रोजेक्ट लाए गए हैं, ये किसके लिए होगा, रेस्ट्रिक्टेड रहेगा केवल केवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक, जो आपका सीबीडीसी होलसेल होगा वो। अब देख लेते हैं कि स्टार्टिंग में पायलट जो प्रोजेक्ट चल रहा है तो किनको इसके लिए मतलब एक्चुअल में सेलेक्ट किया गया है। तो 9 प्रोमिनेंट बैंक है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है इस प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करने के लिए। इन बैंक का नाम एक बार के लिए आप देख लेना, ऊपर से हो सकता है कहीं पे स्ट्राइक कर जाए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा एंड आईसीआईसीआई बैंक, बैंक कोटक महिंद्रा, ये सभी बैंक रहेंगे, है ना। तो आरबीआई विल इश्यू द डिजिटल करेंसी टू ईच बैंक, सभी बैंकों को अकाउंटों को आरबीआई देगा ये पैसे। और फॉर सेटलमेंट ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के सेटलमेंट के लिए है स्टार्टिंग में, इस चीज को ध्यान रखना है इस चीज को आपको, है ना। अब जनरल पब्लिक के लिए स्टार्ट नहीं हुआ है ये। तो गवर्नमेंट सेटलमेंट ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए इसको लाया गया है, तो पायलट बेसिस पे चल रहा है अभी, काइंड ऑफ। और होलसेल के लिए है, रिटेल के लिए है। रिटेल के लिए कैसे है आपको बता दिया, नॉन फाइनेंशियल कंज्यूमर्स जो हैं और प्राइवेट सेक्टर्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब आगे चलते हैं कि इसमें भी दो फॉर्मेट है। फिर फाइनली जाके देखो, थोड़ा टेक्निकल है तो आपके डाउट हो तो आपको आपको पूछने हैं, वो डाउट है ना। एक तो टोकन बेस है, ई रूपी कैन बी स्ट्रक्चर्ड एज, बता रहे हैं टोकन बेस किया जा सकता है इसको, अकाउंट बेस किया जा सकता है। जो टोकन बेस होता है वो बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है, लाइक बैंक के जो नोट्स होते हैं उसी तरह से टोकन बेस जो सीबीडीसी रहेगा वो बियरर इंस्ट्रूमेंट रहेगा, लाइक बैंक नोट्स। ठीक है, जो ऑनर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। जब कोई चीज टोकन बेस आती है तो एक जो बियरर इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती है, मतलब बियरर इंस्ट्रूमेंट का जो भी उसको रखेगा वो उसका ऑनर होगा, उसका मालिक होगा। और अकाउंट बेस के अंदर क्या होता है, अकाउंट बेस्ड सिस्टम के अंदर वुड रिमेन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बैलेंस एंड ट्रांजेक्शंस का, इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। ऑल होल्डर्स ऑफ द सीबीडीसी के, जिन लोगों के पास भी सीबीडीसी रहेगा उनका रिकॉर्ड रहेगा फिर बैंक के पास, और मतलब या फिर इंस्टीट्यूट के पास जो भी इसको ऑफर कर रहा है, काइंड ऑफ, है ना। तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। अब काफी टेक्निकल चीजें हैं थोड़ा सा, है ना। तो इसको देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ अनोनिमिटी जो होती है, आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे बड़ा जो एक प्लस पॉइंट होता है वो अनोनिमिटी का होता है। बट यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ अनोनिमिटी को रखा तो गया है, बट
उतना नहीं है लाइक जितना क्रिप्टो करेंसी के अंदर होता है। तो एनोनिमिटी जो है ऑफ स्मॉल वैल्यू एंड, तो जैसे थोड़ा बहुत पैसा किसी के पास हो, रुपीज किसी के पास हो, तो उसको ट्रैक एंड उसके अंदर एनोनिमिटी रहती है। जब जनरली थोड़ा बहुत पैसा किसी के पास होता है, हार्ड करेंसी किसी के पास होती है, तो उसको ट्रैक एंड ट्रेस करना पॉसिबल भी नहीं होता है, फिजिबल भी नहीं होता है। तो जैसे उसके अंदर एनोनिमिटी रहती है, वैसे ही थोड़ा बहुत सीबीडीसी जो रहेगा उसमें तो हल्की फुल्की एनोनिमिटी इन्होंने रखी है, लेकिन जब बल्क अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स वगैरह होंगे तो वहां पे एनोनिमिटी नहीं रहेगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी में यहाँ पे क्या रखा गया है, इसको कॉम्प्रोमाइज किया गया है। लाइक जैसे क्रिप्टो करेंसी के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू क्रिप्टो करेंसी जितनी भी चल रही है, बिटकॉइन इथेरियम बताते हैं 6,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी चल रही हैं अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ। तो उनके अंदर जितनी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, जितना कॉन्फिडेंशियल वो होती है, उतना यहाँ पे नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन मैनेज रहेगी एनोनिमिटी। तो छोटे मोटे ट्रांजेक्शन तक तो नहीं इंक्लूड किया जाएगा एक तरह से, लेकिन ज्यादा बड़े ट्रांजेक्शन पे एक तरह से इसको एनोनिमिटी को हटा दिया जाएगा। और सीबीडीसी जो होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ना, ये प्रीलिम्स में आ सकती है। नॉन रिम्यूनरेटिव है ये, मतलब इसके ऊपर इंटरेस्ट बियरिंग नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सीबीडीसी के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ सीबीडीसी क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के फीचर्स क्या है। काफी कॉम्प्रिहेंसिवली लिखा हुआ है, 3 पेजेस के अंदर सीबीडीसी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है विजन ने। मतलब काफी वन एक तरह से सॉल्यूशन है ये सीबीडीसी को अच्छे से देखने का। तो इसके जो हम देख सकते हैं फीचर्स क्या है सीबीडीसी के। तो फंजिबल लीगल टेंडर के अंदर रहेगा पहली बात तो। फंजिबल लीगल टेंडर का मतलब क्या है कि फ्रीली कन्वर्टिबल होगा या फिएट करेंसी के साथ। फिएट करेंसी जो होती है, जैसे हमारा रुपीज जो होता है, उससे हम कॉमर्शियल बैंक के अंदर जाके उसको कैश के अंदर कन्वर्ट करा सकते हैं। तो क्या होगा, लीगल टेंडर के अंदर फंजिबल ही होगा ये पूरी तरह से। कन्वर्टेबिलिटी काफी बढ़िया रहेगी इसकी, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं रहेगा। होल्डर होगा जो सीबीडीसी का, उसको बैंक अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना इस चीज को। और स्टेट ऑफ स्टोर ऑफ सेफ स्टोर ऑफ वैल्यू रहेगा इसमें। इसके बाद लाइबिलिटी ऑन द सेंट्रल बैंक बैलेंस शीट के ऊपर इसकी लाइबिलिटी रहेगी डायरेक्टली। मतलब एक तरह से डायरेक्टली आप सेंट्रल बैंक के साथ कॉन्टेक्ट कर रहे हो, ठीक है, वहीं पे लाइबिलिटी है इसकी। सॉवरेन करेंसी है, नो डाउट, इशूड बाय सेंट्रल बैंक की जा रही है, तो ये सॉवरेन करेंसी है। एंड रिकॉर्ड आर मेंटेड यूजिंग, किसके थ्रू रिकॉर्ड को मेंटेन रखा जाएगा इसका, तो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो इसके थ्रू यहाँ पे पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू इसकी पूरे डाटाबेस को क्रिएट किया जाएगा, रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाएगा। तो काफी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड सीबीडीसी आने वाला है। एंड सीबीडीसी के देखो काफी ज्यादा टेक्निकल चीज है, तो आपको कॉप अप करना पड़ेगा थोड़ा, है ना। मॉडल्स फॉर इशुएंस ऑफ एंड मैनेजमेंट ऑफ द सीबीडीसी अक्रॉस द ग्लोब। तो जो पूरा ग्लोब के अंदर अभी सिनेरियो चल रहा है, तो किस तरीके के मॉडल्स हैं और किस तरह से सीबीडीसी को इशू किया जा रहा है, उन सब चीजों को यदि हम देखते हैं, तो 2 टाइप के मॉडल होते हैं। एक तो सिंगल टायर मॉडल होता है, डायरेक्ट मॉडल बोलते हैं जिसको। और दूसरा होता है आपका 2 टायर मॉडल, जिसमें इंटरमीडिएट मॉडल होता है, इंटरमीडिएट का इसमें पार्ट होता है। तो देखते हैं, वर्ल्ड वाइड मॉडल चल रहे हैं सीबीडीसी के, है ना। तो इसमें जो सिंगल टायर मॉडल है, डायरेक्ट मॉडल है, उसमें क्या करता है, सेंट्रल बैंक रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर मैनेजिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ द सीबीडीसी सिस्टम। सीबीडीसी सिस्टम के जितने भी एस्पेक्ट है उनको मैनेज करने के लिए जब केवल सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व होगा, जो कि हमारे यहाँ पे आरबीआई है, तो वो उसे बोलेंगे सिंगल टायर मॉडल, डायरेक्ट मॉडल, ठीक है। सीबीडीसी को इशू करने का डायरेक्ट मॉडल है सीबीडीसी का डायरेक्ट मॉडल। जब यहाँ पे सेंट्रल बैंक और अदर सर्विस प्रोवाइडर भी इन्वॉल्व होंगे, उसमें बैंक हो सकते हैं और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो सकता है, तो उसको 2 मॉडल बोलेंगे, 2 टायर मॉडल बोलेंगे इसको, है ना। अब 2 टायर मॉडल को ज्यादा हम कॉम्प्रिहेंसिवली देखते हैं, क्योंकि सिंगल टायर में तो क्या ही देखना है, क्योंकि सेंट्रल बैंक करेगा सब कुछ। 2 टायर मॉडल भी 2 टाइप का है, एक इनडायरेक्ट मॉडल है और एक हाइब्रिड मॉडल है। तो इनडायरेक्ट मॉडल के अंदर तो क्या होगा, ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड सीबीडीसी इज ऑन द इंटरमीडियरी एंड सेंट्रल बैंक वुड ट्रैक ओनली द होलसेल सीबीडीसी बैलेंस ऑफ द इंटरमीडियरीज। तो यहाँ पे बता रहे हैं इंटरमीडियरीज क्या होगा, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है। तो पूरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ऑब्लिगेशन जो रहेगा सीबीडीसी प्रोवाइड करने का कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को, वो रहेगा इंटरमीडियरी के ऊपर या उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के ऊपर। और सेंट्रल बैंक केवल और केवल ट्रैक करेगा होलसेल सीबीडीसी बैलेंस इंटरमीडियरीज का। तो इसे तो इनडायरेक्ट मॉडल बोलते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट नाम से पता चलता है कि सेंट्रल बैंक ज्यादा पार्ट ले नहीं रहा है, तो इनडायरेक्ट मॉडल हो गया। हाइब्रिड मॉडल में क्या रहेगा, सेंट्रल बैंक इशू करेगा सीबीडीसी को अलग एंटिटीज को, एंड देन क्या होगा, शैल मेक दोज एंटिटीज देन रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कस्टमर एसोसिएटेड एक्टिविटीज। तो ये आपका हो जाएगा हाइब्रिड मॉडल। पहले इसमें सेंट्रल बैंक इशू करेगा और फिर जो फर्दर एंटिटीज हैं वो पार्ट लेंगी, ठीक है, और वो फर्दर कंज्यूमर्स को इशू करेंगी और रेस्पॉन्सिबल होंगी कंज्यूमर्स के प्रति। तो ये हाइब्रिड मॉडल होगा। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं सीबीडीसी के रिगार्डिंग, उसके अंदर वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक तो सिंगल टायर मॉडल था सीबीडीसी को इशू करने का, एक 2 टायर मॉडल है, और 2 टायर मॉडल में भी इनडायरेक्ट मॉडल है और हाइब्रिड मॉडल है, ठीक है। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिवली अब तक सीबीडीसी के बारे में हमने देखा, एज ए कंसेप्ट सीबीडीसी को हमने देखा। अब देखते हैं, थोड़ा बहुत बात करते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की और निटिगिटी में जाके, ठीक है।
तो आरबीआई ने सीबीडीसी को कैसे डिफाइन किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंगल लाइन अच्छे से याद रखना है, लीगल टेंडर इश्यूड बाय ए सेंट्रल बैंक इन ए डिजिटल फॉर्म। तो ये लीगल टेंडर है, इशू किया जा रहा है सेंट्रल बैंक के द्वारा और डिजिटल फॉर्म के अंदर किया जा रहा है। पैक्ड किसके साथ है? इट इज पैक्ड टू द वैल्यू ऑफ दैट कंट्रीज फिएट करेंसी। फिएट करेंसी आप जानते हो ना, जिसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। लाइक यदि मैं नोट की बात करूं तो नोट को यदि छापने के अंदर एक कमोडिटी बैक्ड मॉडल होता है और एक फिएट करेंसी होती है। तो बैक्ड मतलब जिसको बैकिंग हो, लाइक जिसको बैकिंग के तौर पे किसी फिजिकल असेट कमोडिटी के साथ बैकिंग होती है, और एक फिएट करेंसी मतलब जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। लाइक मैं 2000 के नोट की बात करता हूँ तो उसको छापने के अंदर 10 से 15 रुपए का खर्चा आता है, लेकिन इसकी बैकिंग तो नहीं है ना किसी से भी, तो वो होता है आपकी फिएट करेंसी काइंड ऑफ। तो इसको किया जाएगा पैक्ड, जो सीबीडीसी रहेगा उसको पैक्ड किया जाएगा फिएट करेंसी के साथ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और एंड एड्स डिजिटल फॉर्म टू एग्जिस्टिंग फिजिकल फॉर्म ऑफ द बैंक नोट, जो फिजिकल फॉर्म ऑफ द बैंक नोट है उसी का डिजिटल फॉर्मेट एक तरीके से हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई है द सोल राइट टू इशू बैंक नोट्स इन इंडिया। आपको पता ही कि पूरा अधिकार होता है, केवल एकमात्र अधिकार होता है आरबीआई का नोट्स को इशू करने का इंडिया के अंदर। ओनली कॉइन्स अंडर द कॉइनेज एक्ट, तो मतलब आरबीआई कॉइनेज एक्ट है 2011 का, उसके अंदर तो कॉइन इशू करता है, और 1934 का आरबीआई का एक्ट है उसके अंदर वो बैंक के नोट्स इशू करता है। और 1 रुपए का जो नोट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। तो कभी ऐसा आ जाता है क्वेश्चन, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, ये नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। अब देखते हैं कुछ काफी ज्यादा मतलब इन्होंने की कंसेप्ट्स बताए हैं। काफी बार इन लोगों के अंदर वेगनेस होती है, कभी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि मनी क्या है, करेंसी क्या है, लीगल टेंडर क्या है, फिएट करेंसी क्या है। तो आपका काफी स्ट्रांग होल्ड होना जरूरी है इन कंसेप्ट्स के ऊपर। तो जनरली हम मनी को मानते हैं कि यार मनी क्या होती है, मनी तो टेंजिबल होती होगी, पैसा तो टेंजिबल होता है, दिखता है काइंड ऑफ, बट मनी इंटेंजिबल होती है, ध्यान रखना। इंटेंजिबल जिसे टच ना किया जा सके, जिसे जो जिसका फिजिकल स्वरूप नहीं होता है ना, उसे इंटेंजिबल बोलते हैं। तो देखो मनी की जब हम बात कर रहे हैं, मनी इज ए ब्रॉडर टर्म दैट रेफर्स टू एन इंटेंजिबल सिस्टम ऑफ वैल्यू that makes the exchange of the goods and services possible now and in the future। तो मनी कुछ नहीं है, सिंपल सी क्या है, एक इंटेंजिबल सिस्टम ऑफ, जिसके थ्रू हम क्या, वैल्यूज का इंटेंजिबल सिस्टम है, जिसके थ्रू हम खरीद फरोख्त कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, वहीं पे करेंसी की जब बात आती है तो एक टेंजिबल फॉर्म ऑफ मनी है। तो हम बोल सकते हैं कि मनी एक बड़ा पार्ट है तो करेंसी उसका सब पार्ट है। ठीक है, वेन डायग्राम में बनाओगे तो सब पार्ट के अंदर बनेगा ये। और इसमें जो होगा टेंजिबल होती है मनी जो होती है ना, सॉरी करेंसी जो होती है टेंजिबल होती है, मतलब जिसे टच किया जा सके काइंड ऑफ। और ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विस होता है। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन मनी एंड करेंसी। बाद में हम देखते हैं लीगल टेंडर क्या होता है। तो लीगल टेंडर आपको नाम से पता है, लीगल है, तो इट इज ए करेंसी, ये करेंसी होती है लीगल टेंडर। इज डिक्लेयर्ड लीगल बाय द गवर्नमेंट एंड यूज फॉर पेमेंट ऑफ द डेट। तो डेट के पेमेंट के लिए इसको यूटिलाइज किया जाता है। ऑल करेंसी नोट्स, कॉइन्स एंड नाउ सीबीडीसी सभी लीगल टेंडर के अंदर है इंडिया के अंदर। ये तीन चीजें हो गई लीगल टेंडर के अंदर। फिएट करेंसी को मैं ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुका हूं, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है और किसी फिजिकल कमोडिटी से वो बैक्ड नहीं होती है, उसे फिएट करेंसी बोलते हैं। वहीं पे कमोडिटी मनी की मैं बात कर चुका हूं, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और जिसको बैकिंग मिलती है किसी गोल्ड या सिल्वर जैसी चीजों के साथ। और रिप्रेजेंटेटिव मनी भी होती है जिसकी बैकिंग की जाती है फिजिकल कमोडिटी के साथ। वो फिजिकल कमोडिटी क्या होती है, या फिर गवर्नमेंट चेक इश्यू करके, क्रेडिट कार्ड इश्यू करके उसको बैक करता है। और क्रिप्टो करेंसी की जब बात की जाती है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ करेंसीज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, एक तरह से सेंट्रल, इसलिए फ्री फ्रॉम सेंट्रल अथॉरिटी होती है, इसके ऊपर सेंट्रल अथॉरिटी का कोई योगदान नहीं होता। तो हम देखेंगे कि एक्चुअली में ओरिजिन कैसे हुआ था। कभी क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करेंगे तो क्रिप्टो करेंसी जिसके लिए कि संतोषी नाकामोटो को बताया जाता है, बिटकॉइन के लिए स्पेसिफिकली, तो उसका ओरिजिन क्यों हुआ था बताते हैं। 2007-8 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, वहां से इसका एवोल्यूशन ज्यादा हुआ है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू यूटिलाइज होने वाली क्रिप्टो करेंसी का ओरिजिन वहां पे देखा जा सकता है, क्योंकि उस टाइम पे देखा गया था कि इन्फ्लेशन वगैरह वर्ल्ड वाइड काफी हो रहा था जब 2007 के अंदर रिसेशन वगैरह जब आए थे। तो इस वजह से एक तरह से जो उनको लगा, लाइक काइंड ऑफ क्लेम किया जाता है कि संतोषी नाकामोटो लेके आए हैं इस चीज को। तो उनको लगा कि हमारी जो करेंसी है वो, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो हमारे हिसाब से तो डिसाइड हो ही नहीं रही है। हम लेबर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और हमारी जो मनी हम कमा के ला रहे हैं उससे हम कितना खरीद कर पाएंगे, कितनी परचेजिंग पावर रहेगी, वो तो सेंट्रल बैंक डिसाइड कर रहे हैं। वो तो इन्फ्लेशन जो है सेंट्रल बैंक मतलब डिसाइड कर रहे हैं, इन्फ्लेशन आ रहा है और वो उसका पावर कम हो जा रहा है। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कुछ ऐसा मैं बनाऊंगा जिसके ऊपर कि सेंट्रल बैंक का कंट्रोल ही नहीं रहे। तो वहीं से ओरिजिन होता है एक तरह से क्रिप्टो करेंसी का, है ना। और ये जो बिटकॉइन वगैरह का है ना, तो ये क्या होता है फिर सेंट्रल अथॉरिटी का इस पे ऊपर कुछ नहीं होता है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर सेंट्रल अथॉरिटी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। और ये बैक्ड बाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रहती है, ध्यान रखना। कभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी डिफाइन कर दूंगा बाद में मैं। अभी आगे चलते हैं। तो ये कंसेप्ट हमने देख लिए, काफी अच्छे कंसेप्ट थे। मनी क्या है, करेंसी क्या है, लीगल टेंडर क्या है, फिएट करेंसी क्या है, कम्युनिटी बैकिंग, रिप्रेजेंटेटिव बैकिंग, रिप्रेजेंटेटिव मनी, क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे ओरिजिन हुआ है क्रिप्टो करेंसी का काइंड ऑफ। अब हम देखेंगे थोड़ा सा, काफी मैंने बताया कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया है विजन ने
है ना। तो काफी बड़ा डॉक्यूमेंट है ये अपने आप में सीबीडीसी के रिगार्डिंग। तो अब देखते हैं रेशनल फॉर इंट्रोड्यूसिंग सीबीडीसी इन इंडिया। सीबीडीसी को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करने के पीछे का रेशनल क्या रहा है, क्या उसके पीछे की रीजंस रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या बोला जाता है कि हम जो करेंसी छापते हैं ना, इतने सारे पैसे होते हैं और करेंसी इन सर्कुलेशन होता है। अभी मैं पूछूंगा नहीं, मैं पूछ सकता हूँ कि करेंसी इन सर्कुलेशन राइट नाउ इंडिया के अंदर कितना है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होगा तो मैं बता देता हूँ। करेंसी इन सर्कुलेशन राइट नाउ फिजिकल करेंसी के फॉर्मेट में, मतलब वो इंडिया के अंदर अभी लगभग लगभग 29, मतलब करेंसी इन सर्कुलेशन मान के चलो अभी लगभग 29 लाख करोड़ के आसपास है। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब करेंसी इन सर्कुलेशन 15 से 16 लाख करोड़ था, जो उसका डबल हो चुका है अभी। इस चीज को ध्यान रखना। तो जो करेंसी क्रिएट की जाती है, जो फिजिकल करेंसी, इसको क्रिएट करने के अंदर काफी पैसा लगता है। बताते हैं कि 2020-21 में इसको क्रिएट करने में, इसको ट्रांसपोर्ट करने में, इसको पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है उसमें 5,000 करोड़ के आसपास, 4900 करोड़ का खर्चा आ गया था। तो इतना बड़ा खर्चा आ जाना अपने आप में एक्चुअली में काफी कॉस्ट है ये। तो इससे क्या होगा, डिजिटल इस तरीके का फॉर्मेट आने से इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिजिटल में ज्यादा दिक्कत आती नहीं है, इतना एक्सपेंडिचर होता नहीं है। तो इस वजह से, है ना, यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा कॉस्ट के अंदर। तो इस वजह से ये बेनिफिशियल है एक तो। ठीक है। उसके अलावा आपको पता है कागज होता है, कागज के लिए पेड़ काटने पड़ेंगे, तो थोड़ा एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होगा, सोशल एंड गवर्नेंस के लिए आसान होगा। गवर्नेंस के लिए आसान क्यों होगा, क्योंकि ट्रैक एंड ट्रेस करना इसको आसान होता है। और इसको ट्रैक एंड ट्रेस करना आसान होता है, इसके थ्रू अभी आप देखोगे आगे की काफी सारी स्कीम्स के अंदर प्री प्लान्ड वे में पैसे को भेजा जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। तो इस वजह से गवर्नेंस इजी हो जाएगी इसकी वजह से। इसको ईएसजी मॉडल बोलते हैं, ध्यान रखना, ईएसजी मॉडल। ईएसजी मॉडल मतलब एनवायरमेंट, दूसरा आपका सोशल, एंड थर्ड नंबर पे आपका गवर्नेंस। तो इसे मॉडल हो जाता है ईएसजी मॉडल। तो इसका भी इम्पैक्ट होगा। एंड सीबीडीसी जो होगा रिड्यूस करेगा ऑपरेशनल कॉस्ट को भी, जो हमने पहले भी बात कर ली है। अब थोड़ा सा इंडिया के अंदर किस तरह से इकोसिस्टम बना है डिजिटल पेमेंट्स के रिगार्डिंग, जो इकोसिस्टम का इवोल्यूशन हुआ है इंडिया के अंदर, उसको देखते हैं। भाई जो आज डिजिटल पेमेंट हम देख रहे हैं, जो यूपीआई देख रहे हैं, जो हम आज आईएमपीएस देखते हैं, आरटीजीएस देखते हैं, एनईएफटी देखते हैं, सीटीएस देखते हैं, इनका ओरिजिन कैसे हुआ है। कभी भी इंडिया के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है जीएसटी के अंदर, जिसके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है मेंस में, कि भाई डिजिटल पेमेंट इवोल्यूशन, इकोसिस्टम इवोल्यूशन इंडिया में किस तरह से हुआ है। उसके ऊपर आप एक 150 वर्ड का आंसर या 250 वर्ड का आंसर लिखिए, तो आपको इसमें चीजें बहुत काम आएंगी, काइंड ऑफ। देखो ये इस तरह से इवोल्यूशन हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल बताते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज आई थी 1990 के अंदर। फिर उसके बाद आपका आरटीजीएस आया, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसको आप काफी अच्छे से जानते हो। फिर आपका एनईएफटी आता है, फिर आईएमपीएस आता है, फिर सीटीएस आता है। देखो ऑर्डर दिखा रखा है। फाइनली 2016 में यूपीआई लॉन्च हो जाता है, और यूपीआई को आप जानते हो कितना सक्सेसफुल रहा है यूपीआई, कितना सक्सेसफुल है। आसपास आप महसूस कर सकते हो इस चीज को कि यूपीआई कितना वाइटली सक्सेसफुल रहा है। अभी वैसे मैं थोड़ा बता दूं आपको, इंडिया कोशिश कर रहा है कि अपनी यूपीआई को ग्लोबल बनाने की, उसके एफर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके इंडिया के द्वारा किए जा रहे हैं। देखते हैं कितना सफल हो पाता है इंडिया, है ना। तो फिर उसके बाद यूपीआई आ गया था। आगे बढ़ते हैं, तो कभी एक क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वहां पे इस डायग्राम को आपको अच्छे से नोट कर लेना, अपने नोट्स के अंदर बना लेना है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छी जगह पे पेस्ट कर लेना है आपके नोट्स के अंदर, है ना। ठीक है। तो उसके बाद आगे बता रखा है, डिड यू नो वाला सेक्शन भी इनका काफी अच्छा होता है। तो ये बताते हैं कि सीबीडीसी डिफरेंट फ्रॉम रिसेंटली, अभी जो रिसेंटली आपको पता है थोड़े टाइम पहले एक ई रूपी की बात आई थी, है ना, बोला गया था कि ई रूपी लॉन्च कर रहे हैं, ई रूपी लॉन्च कर रहे हैं, 1-2 साल पहले की बात है। तो सीबीडीसी उससे डिफरेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। ई रूपी इज डिफरेंट एंड सीबीडीसी इज डिफरेंट। ठीक है, जो डिजिटल रूपी है और ई रूपी है, दोनों में अंतर है। सीबीडीसी एक डिजिटल रूपी है, और ई रूपी है, इलेक्ट्रॉनिक रूपी जो भी है, ये दोनों अलग है। ई रूपी को किसने लॉन्च किया था, ये लॉन्च किया गया था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई द्वारा। ठीक है। और इसके साथ में और भी चीजें एसोसिएटेड हैं ईयूपी के साथ में, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जुड़ा हुआ है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जुड़ा हुआ है। कभी ऐसे मत सोचना कि यार नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का ऑप्शन में डाल दिया जाए तो यार ई रूपी से नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का क्या ही कंट्रीब्यूशन, क्या ही मतलब रहेगा। बट ऐसा नहीं है। ई रूपी जो आया था 1-2 साल पहले आया है, उसके साथ ये सभी डिपार्टमेंट्स एंड ये इन्वॉल्व है, इसको याद रखना है आपको। इट इज वन टाइम डिजिटल प्रीपेड वाउचर। तो ये आपका सीबीडीसी से अलग है ई रूपी। ई रूपी क्या होगा, वन टाइम डिजिटल प्रीपेड वाउचर है, और इसको क्या किया जा सकता है, कैशलेस है और कंट्रैक्टलेस डिजिटल पेमेंट इसमें होता है। तो इसके बारे में कभी और बात कर लेंगे। और हालांकि ये भी अपने आप में काफी बड़ा है कि इसके थ्रू आप टारगेट बेसिस पे सबसे मतलब डिलीवर कर सकते हो चीजों को। जैसे आपको मान लो कि एक क्यूआर कोड दे दिया, जिसके अंदर आपको 5,000 रुपये डाल के दे दिया, और किसी किसान को वो दे दिया। अब किसान उसके थ्रू एक टारगेटेड सर्विस को ही अचीव कर पाएगा। यदि बिजली का बिल उससे पे करना है तो बिजली का बिल ही पे कर पाएगा, यदि फूड परचेज करना है तो उससे फूड ही परचेज कर पाएगा, उससे कोई और चीज नहीं कर पाएगा। तो जो काफी बार जो फंड होता है, जो ट्रांसफर किए जाते हैं किसानों को, उनका मिस यूज हो जाता है, उससे बचाया जा सकता है टारगेटेड रखते हुए। तो वो सब कुछ ई रूपी के अंदर लाने की कोशिश की गई थी, बट वो सीबीडीसी से अलग है, इस चीज को ध्यान रखना। अब थोड़ा आगे चलते हैं।
और देखते हैं, टू फर्दर द कॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन टू अचीव द लेस। ये बता रहे हैं कि क्या बेनिफिट्स है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रेशनल है बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग सीबीडीसी को लाने के पीछे का। तो इसमें पहले बता दिया था, जो मैंने बता ही दिया, उसके अलावा वही थोड़ा सा कैशलेस इकोनॉमी हो जाएगी काइंड ऑफ। सपोर्ट करेगा कंपटीशन को, इफिशियंसी को, इनोवेशन को, पेमेंट सिस्टम के अंदर ये सब चीजें आएंगी, है ना। इसके अंदर अंदर क्या लिखना है वो तो आप भी जानते हो कि क्या आराम से लिखा जा सकता है ना। तो इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कुछ, ठीक है। तो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसकी बात करते हैं। स्क्रीन शेयर हो पा रही है ना मेरी, कोई बताएगा? स्क्रीन शेयर हो पा रही है, आपको दिख रही है? चलो कोई बता दो कि स्क्रीन शेयर हो पा रही है क्या हाँ मेरी। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। ओके ओके, ठीक है। तो आगे कैरी ऑन करते हैं। तो ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो क्या होगा, आप यदि सीबीडीसी लेके आते हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है, मे बी मेरी स्क्रीन चली गई होगी काइंड ऑफ। जस्ट ए मिनट। ऑडिबल ऑडिबल। ऑडिबल हूँ बट मेरी स्क्रीन चली गई होगी आई थिंक। हाँ, स्क्रीन चले गए। जस्ट ए मिनट, अभी ना कुछ नेटवर्क का इशू हुआ है या फिर इंटरनेट का इशू हुआ है, जस्ट। मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ स्क्रीन को, तब तक यदि आपकी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। अब तक यहाँ तक जितना भी टीच किया है मैंने उसमें, कोई डाउट है आप लोगों के रिगार्डिंग दिस? कोई और जनरल डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा अभी स्क्रीन को आने में। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रिगार्डिंग या कोई और डाउट? जो ई रुपी है उसमें भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है क्या? तो एक्चुअली में देखो, ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो हाईली सिक्योर टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन सब मतलब पास हो जाता है। तो इसको आपको ऐसे नहीं लेना है साइलोस में। आने वाले टाइम में हर जगह पे जनरली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूटिलाइज होने वाली है। तो ई रुपी में अब तक यूटिलाइज हो रही है नहीं हो रही है, उसके बारे में मेरे को भी अवेयरनेस नहीं है। बट ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जो ट्रांजेक्शन्स को और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग को कॉन्फिडेंशियल बना देती है, और उसका डिक्रिप्शन बहुत, डिक्रिप्ट करना बहुत टफ हो जाता है उसको। तो यूटिलाइज किया जा सकता है। तो जो टेक्नोलॉजिकली कभी ऐसा आ जाता है तो आपको इतना ज्यादा, मतलब बोलते हैं जैसे साइंस के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें तो ऐसा नहीं है कि किसी ना किसी लेवल पे इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। इस चीज को ध्यान रखना आपका ना। तो इस वजह से टेक्नोलॉजी का कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको ध्यान रखना है। ओके। तो हाँ, अभी स्क्रीन हमारी वापस आ चुकी है, तो कैरी ऑन करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे सीबीडीसी की, तो और क्या है बेनिफिट्स, तो इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की मैं बात कर रहा था। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? जनरली क्या होता है, आपको फंड ट्रांसफर करना होता है किसानों को या किसी भी सब्सिडी के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि आप सीबीडीसी को यूटिलाइज करते हुए और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हुए काफी अच्छे से पहले ही प्री प्लान वे में एग्जीक्यूशन कर सकते हो इस तरीके की डिलीवरीज का, प्री डिटरमाइंड कंडीशंस के बिहाफ पे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल सीबीडीसी कैन फैसिलिटेट स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू द फार्मर्स इन इंडिया, देयर बाई इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी। तो डायरेक्ट कैश जो ट्रांसफर होता है उसके अंदर काफी हद तक इसकी थ्रू हेल्प, इसकी हेल्प से काफी अच्छे अच्छे से किया जा सकता है उसको इम्प्लीमेंट प्री प्लान्ड वे में। तो उसमें भी ये हेल्प करेगा। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की करके जो कीवर्ड है इसको आपको देख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद क्या हो सकता है और क्या रेशनल है बिहाइंड द लॉन्चिंग ऑफ सीबीडीसी, टू एक्सप्लोर द यूज ऑफ सीबीडीसी फॉर इंप्रूविंग द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन को इंप्रूव किया जा सकता है इसके थ्रू, है ना। उसके बाद सपोर्ट, फाइनेंशियल इंक्लूजन में सपोर्ट करेगा ये, ठीक है। तो इसके थ्रू भी ये चीज होगा। हालांकि इसके काफी सारे प्रॉब्लम्स भी आएंगी, क्योंकि हमारे पास अभी उतना डिजिटल लिटरेसी नहीं है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डिजिटली सेवी नहीं, मतलब लोग जो है डिजिटली इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो दिक्कत भी आएगी। तो उसको भी देखेंगे। लेकिन ग्लोबल सिनेरियो क्या चल रहा है उसको देखते हैं, वर्ल्ड वाइड जो बैंक है वो क्या कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है।
तो अकॉर्डिंग टू बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, BIS का जो सर्वे रहता है, वो क्या बता रहा है कि 90% जो सेंट्रल बैंक्स है, 90% जो सेंट्रल बैंक्स है आपके, वो एक्चुअली में इंगेज है CBDC के साथ। सभी सभी CBDC के अंदर कुछ ना कुछ काम करने में लगे हुए हैं। और कुछ कंट्रीज ने तो लॉन्च भी कर दिया है, लाइक बहेमियन, जो बहामियन सेंट डॉलर है, 2020 में लॉन्च किया जा चुका है। और जमैका का जेम डेक्स जो है, ये भी CBDC आ चुका है। चाइना भी काफी तेजी से काम कर रहा है, और चाइना भी वाइड स्प्रेड डोमेस्टिक यूज ऑफ ECNY को करने की कोशिश कर रहा है 2023 से। और बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उसके ऊपर काफी तेजी से लगी हुई है। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड सिनेरियो ऐसा चल रहा है कुछ। तो ये सभी रीजंस थे, तो हमने फाइनली देख लिया है कि क्या रेशनल रहा बिहाइंड लॉन्चिंग CBDC। अब CBDC क्या नहीं है ये जानना जरूरी है, क्योंकि लोगों के अंदर जनरल डाउट्स बहुत ज्यादा हैं कि व्हाट CBDC इज नॉट। तो CBDC इज नॉट मोबाइल मनी। CBDC कोई मोबाइल मनी तो है नहीं, लाइक UPI के अंदर जैसा हम करते हैं कि हमारे बैंक के अंदर पैसा रखा होता है और उसको हम डिजिटली फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इधर उधर से उधर भेज देते हैं, बस आंकड़ों में, नंबर्स में। वैसा नहीं है CBDC। CBDC डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर एग्जिस्टिंग डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स, लाइक UPI वगैरह सबसे अलग है CBDC। कोई कार्ड पेमेंट वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है CBDC में, बिल्कुल अलग है CBDC। मोबाइल मनी क्या होती है और CBDC क्या है? तो एक्चुअली में मोबाइल मनी जो होती है, इट इज ओनली अ टाइप ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन। तो पेमेंट ट्रांजेक्शन करने का तरीका, आपके अकाउंट के अंदर पैसे रखे हुए हैं, उसको किसी भी तरीके से आप इधर से उधर भेज सको, वो मोबाइल मनी होती है। ये पूरा का पूरा एक नया पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, दोनों को मार्जिनल डिफरेंस है दोनों में काफी बड़ा। इट इज ए लाइबिलिटी ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। आपका जो UPI होता है उसके अंदर जो लाइबिलिटी होती है, क्योंकि आपका पैसा तो बैंक के पास रखा हुआ है, तो बैंक की लाइबिलिटी है सारी की सारी, बैंक करेगा जो भी करेगा। ठीक है, अदर अथॉरिटीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इन्वॉल्व होते हैं मोबाइल मनी के अंदर, लाइबिलिटी उनकी होती है डायरेक्ट। ठीक है, वहीं पे यहाँ पे जो डायरेक्ट लाइबिलिटी आती है वो सेंट्रल बैंक की आती है, जो कि प्राइमर इशूअर होगा इस करेंसी का। ध्यान रखना इस चीज को। उसके बाद मोबाइल वॉलेट्स वगैरह के अंदर KYC वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, तो लिमिटेशन हो जाता है, एज ग्रुप की लिमिटेशन हो जाती है कि इससे ऊपर के लोगों की KYC वगैरह होगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसके अंदर आती है। CBDC तो है यूनिवर्सल, इसके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जैसे हार्ड करेंसी को कोई भी रख सकता है, 5 साल का बच्चा भी रख सकता है, उसके पास भी हार्ड करेंसी उसके हाथों में हो सकती है। इसी तरह से CBDC के लिए कोई अकाउंट खुलवाने की तो जरूरत है नहीं, तो वो भी किसी के पास भी हो सकता है, काइंड ऑफ। ध्यान रखना इस चीज को ना, काफी मार्जिनल डिफरेंस है। मोबाइल मनी के लिए इंटरमीडिएट की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक जो बैंक होगा उसके में आप पैसा जमा कराओगे तभी तो आपका UPI काम करेगा, ऐसे हवा में तो काम करेगा नहीं, कहीं ना कहीं पे तो आपको आपका पैसा रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे पीयर टू पीयर पेमेंट मैकेनिज्म होता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, और इंटरमीडिएट की कोई खास इसमें रिक्वायरमेंट है नहीं। ध्यान रखना इस चीज को। तो ये डिफरेंस है, किस तरह से CBDC अलग है मोबाइल मनी से, वो मैंने बता दिया है। थोड़ा और देखते हैं CBDC है क्या। ठीक है, तो देखो, प्राइवेट जो क्रिप्टो करेंसीज है उससे CBDC को पूरी तरह से कंपेयर नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जो है और CBDC के अंदर क्या कॉमन चीजें हैं और क्या अलग है वो देख लेते हैं। तो कॉमन चीज तो है, जिस टेक्नोलॉजी को दोनों यूज में ले रहे हैं, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दोनों ही टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को दोनों ही यूज में ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के कैरेक्टर क्या है वो देख लेते हैं, और इसके कैरेक्टर देखते हैं। तो ये सेंट्रल अथॉरिटी इसको देख रही है, यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, पूरा डिसेंट्रलाइज है। जो आपकी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन इथेरियम वगैरह की जो बात होती है, तो यहाँ पे ये लेस वोलेटाइल है। ये बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होता है आपका जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी होती है वो। इसकी फ्लेक्सिबल सप्लाई है, अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई को चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई होती है, और वो एक्चुअली में वही की उसी की वजह से उसकी रेट भी बढ़ती है काफी बार, है ना। और मतलब वो सब रीजन में से एक रीजन, काफी रीजनों में से एक रीजन वो भी होता है। यहाँ पे जो प्राइवेसी है, मैंने पहले ही बता दिया था कि प्राइवेसी यहाँ पे लोअर होगी, अनोनिमिटी जो रहेगी वो लोअर साइड पे रहेगी। ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो आपको आपके बारे में बताया जा सकता है, चेक किया जा सकता है। यहाँ पे जो प्राइवेसी का ही पूरा खेल है और अनोनिमिटी ज्यादा होती है। एग्जाम्पल्स इसके बता दिया है, नाइजीरिया का आ चुका है इन नेरा, और डिजिटल युआन जो है चाइना का, काफी ज्यादा ये मतलब कि कोशिश कर रहा है चाइना इसको स्प्रेड करने की, फैलाने की। और वहीं पे एग्जांपल यदि हम बिटकॉइन और इथेरियम की देखते हैं, तो ये बिटकॉइन और इथेरियम प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का एग्जांपल है। तो मुझे लगता है काफी कॉम्प्रिहेंसिव भी मैंने बता दिया, तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं पोटेंशियल चैलेंज क्या है इंडिया के सामने डिजिटल करेंसी सिस्टम को लाने के लिए, CBDC को लेने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइबर हैक्स एंड थ्रेट्स सब जगह आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो इसको, यहाँ पे भी रहेगा, क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जा रहे हो, चीजों को डिजिटली कर रहे हो, तो हैकिंग की एंड नो डाउट साइबर अटैक्स वगैरह होने की पॉसिबिलिटीज तो हाई रहती ही है ना। प्राइवेसी थ्रेट हो जाएगी, क्योंकि अभी तो आप क्या है, आपके पास हार्ड करेंसी है, और हार्ड करेंसी को आप कहीं भी ले जा सकते हो। अभी तो आपके पास जो हार्ड करेंसी है उससे कुछ भी परचेज कर सकते हो। अब आप सोचो, जैसे आप UPI करते हो जब, तो आपका हर एक ट्रांजेक्शन जो होता है उसका रिकॉर्ड होता है। तो यदि आप किसी पान की शॉप पे, आप किसी भी जगह पे किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन करते हो, तो उसका एक रिकॉर्ड बनता है। तो प्राइवेसी का वॉयलेशन तो है ही। यदि आपके पास हार्ड करेंसी होती तो आप उसको कैसे भी करके कर सकते थे, यूज में ले सकते थे। तो वो वाला प्राइवेसी का इशू भी रहेगा उसके साथ भी, है ना। मॉनेटरी पॉलिसी इंपैक्ट होगी, नो डाउट। मॉनेटरी पॉलिसी का तो इम्पैक्ट होना ही है,
तो हाई अडॉप्शन ऑफ द सीबीडीसी विद इन ए कंट्री फाइनेंशियल सिस्टम कुड क्रिएट अननेसेसरी इनस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक विदाउट प्रॉपर मेजर्स। तो चीज को ध्यान रखना, इस चीज को थोड़ा और निटिगिटी में मैं समझाऊंगा जब एक नया टॉपिक आएगा नेक्स्ट हमारे सामने। अंतरराष्ट्रीयकरण किया जा रहा है रुपी का, इंटरनलाइजेशन किया जा रहा है जो रुपी का, है ना। तो उसके अंदर मैं इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी इंपैक्ट होती है वहां पे। आगे देखते हैं, टेक्नोलॉजी प्रिपेयर्डनेस वगैरह की भी प्रॉब्लम है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे नहीं है। बाद में इम्पैक्ट ऑन बैंक क्रेडिट अवेलेबिलिटी पे भी असर पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यदि सीबीडीसी काफी ज्यादा हो जाएंगे तो बैंक के पास क्रेडिट की अवेलेबिलिटी, आप सोच के देखो थोड़ा निटिगिटी में इस चीज को, कि मान लो आप सभी के पास सीबीडीसी है और वो इंटरेस्ट बियरर नहीं है और ज्यादातर ट्रांजेक्शन आप उसके अंदर ही कर रहे हो, तो आप जो पैसे जमा करा रहे हो बैंक के अंदर वो बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फर्दर लैंडिंग कैसे होगी, लोन कैसे दिए जाएंगे, तो काफी ज्यादा इंपैक्ट होगा बैंक की क्रेडिट अवेलेबिलिटी के ऊपर भी, यही यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद करेंसी सब्सटीट्यूशन थ्रू क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन वगैरह के लिए भी दिक्कत होगी, उसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स वगैरह। तो ये चैलेंज है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं, रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए, सभी जगह आप डाल सकते हो। प्रोटेक्ट किया जाए फाइनेंशियल मार्केट्स को, ठीक है, एड्रेसिंग द इम्प्लीकेशंस ऑफ सीबीडीएसई वगैरह वगैरह, है ना। उसके बाद इंश्योर किया जाए हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ द साइबर सिक्योरिटी को, फाइनेंशियल लिटरेसी को, है ना, एंड इन सब चीजों को इंश्योर किया जाए। इंश्योर किया जाए एएमएल एंड सीएफटी को, कि मतलब जो आपका सीबीडीसी आएगा वो एएमएल एंड सीएफटी कंप्लायंस हो। एएमएल क्या है, यहाँ पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हो, उसके अंदर पहले ही इस तरीके के फीचर्स लाए जाए, और जो टेरर के लिए फाइनेंसिंग होती है उसको भी रोका जाए। कुल मिला के ये दोनों ही चीजें होना जरूरी है। उसके बाद प्राइवेसी को भी थोड़ा मेंटेन रखा जाए, और बीआईएस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं उनको भी फॉलो किया जाए जब लाया जाए इसको। तो बीआईएस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तो कोई प्रिंसिपल नो प्रिंसिपल डू नो हार्म प्रिंसिपल वगैरह, तीन प्रिंसिपल होते हैं बीआईएस के, आप देख सकते हो ये, इनको भी फॉलो करना है। तो ये इस तरह से हमारा कॉम्प्रिहेंसिवली सीबीडीसी हो चुका है, ठीक है। और सीबीडीसी को हमने काफी अच्छे से कर लिया है। कोई डाउट हो आपके सीबीडीसी के रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हो, वैसे हो चुका है पूरा अच्छे से। नहीं सर। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम मूव ऑन करते हैं, जस्ट अ मिनट। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी को हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीयकरण जो रुपी का किया जा रहा है, तो ये कैसे किया जा रहा है इसको देखते हैं, न्यूज के अंदर ये क्यों है ना। तो हम देखते हैं कि रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ चेंज किए हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर, रूल्स को बदला है ताकि हमारा जो रुपी है वो सेटलमेंट हो सके, रुपी के अंदर सेटलमेंट हो सके। हमारे जो इंटरनेशनल ट्रेड है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स के अंदर भी इसको इंक्लूड करवा लिया गया है एक तरह से, ठीक है। तो इसके बारे में और थोड़ा देखते हैं, इससे मतलब क्या है अंतर्राष्ट्रीयकरण, रुपी का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने से मतलब क्या है कि आप जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह इन सब चीजों के अंदर जो ट्रांजेक्शन डिफरेंट कंट्रीज के साथ कर रहे हो वो रुपीज के अंदर कर रहे हो एक तरह से, जो कि जनरली डॉलर के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसके बारे में क्या बताया गया है। द चेंजेस इम्प्लाई दैट द इंसेंटिव्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। तो अब तक क्या होता था, काफी सारी हमारे यहाँ पे स्कीम चलती हैं, वो जो काफी सारी स्कीम्स होती है जो चल रही होती है, उन स्कीम्स के अंदर एक्चुअली में काफी सारे प्रमोशंस इंक्रीजमेंट किया जाता है काफी सारी स्कीम्स के अंदर। तो स्कीम्स अब तक डॉलर के ऊपर ही इम्पैक्ट हो, मतलब पूरी तरह से डिपेंड कर रही थी। अब रुपी के अंदर भी आप काफी सारा काम करते हो तो वो सब चीजें आपको मिलेंगी, वो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे रुपी के अंदर ट्रेड करने के अंदर भी। इसी के रिगार्डिंग बात चल रही है, अंतर्राष्ट्रीयकरण ऑफ रुपी जब किया जा रहा है तब, ठीक है। तो एफटीपी कैन बी एक्सटेंडेड टू एक्सपोर्ट पेमेंट मेड इन इंडियन रुपी। तो एफटीपी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर जो स्कीम्स हैं और जो उनके बेनिफिट्स हैं उसको आप इंडियन रुपी के अंदर जो ट्रेड हो रहा है उसके लिए भी एक्सटेंड कर रहे हो यहाँ पे, ये वाली चीज यहाँ पे लाई जा रही है। तो इसमें क्या होगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस सभी चीजों को मतलब ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन वगैरह काफी सारी स्कीम्स है, ये सभी यदि आप किस में करते हो, रुपी के अंदर भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो उसके अंदर भी ये चीज हेल्प, मतलब वहां पे भी आपको एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स को फैसिलिटीज दी जाएंगी। The government has highlighted that this was done in light of the rising interest in internalization of Indian rupees। ठीक है, तो इसका जो अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है इंडियन रुपी का, उसको सेट उसको उसके लिए इसको किया जा रहा है कुल मिला के, है ना। अब देखते हैं हम आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स के रिगार्डिंग इन इंडियन रुपी, ठीक है। तो ये भी काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि थोड़ा टेक्निकल है तो आपको कॉप अप करना पड़ेगा, तो थोड़ा वाइड भी तो है, काफी ज्यादा बड़ा भी है पूरा डॉक्यूमेंट जो है। देखते हैं इसको थोड़ा सा भी। तो यहाँ पे एक कमेटी का नाम याद रखना है पहली बात तो आपको, जब करेंसी को आपको अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है, ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, तारापुर तारापुर कमेटी है ये, ठीक है। तारापुर कमेटी ऑन फ्यूलर कैपिटल अकाउंट, फुलर कैपिटल सॉरी, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के रिगार्डिंग एक कमेटी बनी थी जो कि तारापुर कमेटी थी, ठीक है। तो जो अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है रुपी का उसके रिगार्डिंग
और उससे पहले फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, उसके रिगार्डिंग तारापुर करके कमेटी बनाई गई थी, जो कि क्या बोलती है, वो इंटरनेशनल करेंसी को इस तरह से डिफाइन करती है कि करेंसी दैट इज वाइडली यूज फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस। तो सबको ही पता है इंटरनेशनल करेंसी क्या होती है, जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस के अंदर ज्यादा यूटिलाइज होती है। लाइक अभी डॉलर जो है वो काफी ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में बात की गई है। यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल है, इसको थोड़ा अभी देखते हैं बाद में। ट्रेड रूपी सेटलमेंट मैकेनिज्म होती है पूरी, इसको आप वैसे वॉस्त्रो अकाउंट काफी इंपॉर्टेंट ये अकाउंट है, लेकिन थोड़ा वाइड हो जा रहा है, काफी ज्यादा लिखा हुआ है सब चीजों के अंदर, इस वजह से मैं थोड़ा सा तेज मूव कर रहा हूँ। तो जो वॉस्त्रो अकाउंट है, एक तो है ना, रूपी ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म के अंदर कुछ इस तरह से होता है, ये ट्रेड का पूरा सेटलमेंट होता है। इसके अंदर अभी एक वोस्ट्रो अकाउंट का कंसेप्ट भी इंक्लूड कर दिया गया है, जिसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। वोस्ट्रो अकाउंट के थ्रू डायरेक्टली चीजों का ट्रांजेक्शन वगैरह किए जा सकते हैं, है ना, किसी कंट्री के साथ उसका वोस्ट्रो अकाउंट ओपन करवा के रूपी के अंदर भी ट्रेड किया जा सकता है। तो ये वोस्ट्रो अकाउंट होता है। काफी वोस्ट्रो एंड नोस्ट्रो अकाउंट काफी मतलब अभी न्यूज में चल रहे हैं, तो उनको देख लेंगे। अब देखते हैं पहले आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट के रिगार्डिंग। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है उसके रिगार्डिंग क्या गाइडलाइंस है, तो इसमें बताया गया है, अंडर इनवॉइसिंग अरेंजमेंट में बी डिनोमिनेटेड एंड इनवॉइस इन रूपी वाइल एक्सचेंज बिटवीन दी करेंसीज ऑफ टू ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज में बी मार्केट डिटरमाइंड। तो मतलब कुल मिला के बात यही है, गाइडलाइंस यही है, लाइंस यही है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सकता है, रुपये के अंदर भी किया जा सकता है, और जो दोनों कंट्रीज के बीच में उस टाइम पे करेंसी एक्सचेंज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बन रहा होगा, उस बिहाफ पे ये उस एक्सचेंज रेट के ऊपर ये सब चीजें हो जाएंगी और इनवॉइस वगैरह क्रिएट कर दी जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है बट यू हैव टू कॉप अप। तो ये सिंपल सा मतलब यहाँ पे मतलब यही है कि इंटरनेशनल ट्रेड जब किया जाएगा इंडियन रुपी के अंदर, तो उसका जब सेटलमेंट होगा तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस है, तो उसकी रिगार्डिंग बात चल रही है। तो यहाँ पे पहले बता दिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कैसे हैंडल किया जाएगा। और एक्सपोर्टर्स जो इंपोर्टर्स हैं वो स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट, मैंने पहले भी बताया था वॉस्ट्रो अकाउंट के बारे में, अभी यहाँ पे उसको खोल सकते हैं, है ना, आपस में पेरेंट जो कंट्री आपस में वो कर रही है एक्सपोर्ट इंपोर्ट उन कंट्रीज में, और उसके बिहाफ पे चीज को किया जा सकता है। और यहाँ पे एक एक्ट को ध्यान रखना, जिस एक्ट के थ्रू ये चीजें रेगुलराइज हो रही हैं पूरी पेमेंट की, ये है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1990, मतलब 1999। ठीक है, ऑल्सो बैंक गारंटी और सेटिंग ऑफ एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स वगैरह वगैरह फालतू की फेमा वगैरह बात की गई है, तो ये एक्ट को ध्यान रखना है। तो ये पूरा कुल मिला के गाइडलाइंस है जो आरबीआई द्वारा दी गई है, के अंदर ट्रेड किया जाएगा। तो जनरली जो ट्रेड होता है आपको पता है डॉलर के अंदर होता है, डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है, उसी के अंदर ट्रेड किया जाता है। लेकिन अब इंडियन रुपी के अंदर भी ट्रेड को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर जब इंडियन रुपी के अंदर ट्रेड किया जाएगा तो कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी है उसके बारे में बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, और ये एक डायग्राम है जिसमें बता रखा है कि जब रुपी के साथ ट्रेड का सेटलमेंट की जो मैकेनिज्म रहेगी उसका पूरा फ्लो डायग्राम बता रखा है कि कैसे कैसे वो रहेगी। गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह, फॉरेन एक्सपोर्टर है, फॉरेन इंपोर्टर है। ठीक है, तो फॉरेन एक्सपोर्टर के साथ कैसे डील होगी पूरी इसके बारे में बता रखा है यहाँ पे, और ये फॉरेन इंपोर्टर के बारे में बता रखा है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा इंटरनेशनल फंक्शन ऑफ मनी, मनी के इंटरनेशनल फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये मतलब ऐसी ही बातें बताई गई है, फॉर गवर्नमेंट के लिए क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर के लिए मनी का क्या मतलब होता है, और उसके इंटरनेशनल फंक्शंस क्या होते हैं। तो बता रखा है स्टोर ऑफ वैल्यू, तो गवर्नमेंट के लिए तो ये इंटरनेशनल रिजर्व की तरह काम करता है, और एक करेंसी के सब्सटीट्यूशन की तरह काम करता है प्राइवेट सेक्टर के लिए। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यूनिट ऑफ अकाउंट है, काइंड ऑफ, है ना। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई है, ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। आगे चलते हैं थोड़ा। अब हम देखते हैं जनरली कि यहाँ पे बात बताई गई कि ज्यादातर जो ट्रेड होता है वो यूएस डॉलर के अंदर होता है, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रखा है कि यूएस डॉलर जो है वाइडली एक्सपेक्टेड करेंसी है ना, इसको एक्सेप्ट किया जाता है वाइडली। और यहाँ पे इसके बारे में बता रखा है कि काफी ज्यादा जो ट्रेड है वर्ल्ड वाइड वो एक्चुअली में यूएस डॉलर के अंदर ही हो रहा है, पूरा उसी में उसी के अंदर हो रहा है ज्यादातर, है ना। तो बताते हैं कि वैसे मैं आपको बता दूं 1950 के आसपास जो 1 रुपीज इक्वल्स टू लाइक फॉर 1 रुपीज इक्वल्स टू अभी कितना है, 81 रुपीज के आसपास चल रहा है, 80 के आसपास। $1 इक्वल्स टू, पहले $1 इक्वल्स टू 4 रुपीज के आसपास था, है ना, 1950 के आसपास, ध्यान रखना। तो इतना अंतर आ चुका है अब तक। ठीक है, उसके कितने रीजन क्या रीजन रहे हैं वो बाद में देखेंगे कभी। अभी देखते हैं कि अभी हम कि 1960 के आसपास एवन रुपीज को भी काफी ज्यादा लीगल टेंडर के अंदर कतर, है ना, इन द अर्ली 1960 एवन रुपी वाज एक्सेप्टेड लीगल टेंडर इन कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन, ओमान वगैरह में लिया जाता था। एंड बट टुडे ऑलमोस्ट 86% ऑफ इंडियन इंपोर्ट जो होते हैं और 86% जो एक्सपोर्ट होते हैं वो डॉलर में होते हैं, ये ध्यान रखना। तो डॉलर, नो डाउट डॉलर काफी ज्यादा इंटरनेशनल करेंसी है, तो ये होना ही है ना। अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीयकरण जब करेंसी का किया जा रहा है तो उसमें क्या मतलब है। तो ये एक प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस के थ्रू रुपीज की जो, है ना, एक तरह से एक्सेप्टेंसी होती है उसको बढ़ा दिया जाता है, उसकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसकी इमेज को इम्प्रूव करेगी करेगी ये चीज, जब हम इसके अंदर ट्रेड करेंगे तो। उसके बाद
इट कैन ऑल्सो बी रेफर टू अडॉप्टिंग द कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। ठीक है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को भी ये इन्फर करता है। कभी इसके ऊपर बात करेंगे कि करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है। इंडिया के अंदर फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, लेकिन हमारे यहाँ पे पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है। ठीक है, आप मतलब कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो इसके रिगार्डिंग, और टेलीग्राम ग्रुप में भी लिख सकते हो कि पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से क्या मतलब है और फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से क्या है। इंडिया जिस सिस्टम को फॉलो करता है, फॉलो सिस्टम क्या है हमारे यहाँ पे, पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी एंड फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। आप यदि जानना चाहोगे तो मैं बता भी दूंगा इसके बारे में कि ये है क्या। ठीक है, तो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इज द फ्रीडम ऑफ अवेलेबिलिटी टू कन्वर्ट डोमेस्टिक करेंसी इनटू द फॉरेन करेंसी एंड वाइस वर्सा। जैसे आप डॉलर लेके जाते हो डॉलर एक्सचेंज के अंदर, तो वो आपके डॉलर को बदल के मतलब कि रुपीज में बदल देंगे, रुपीज लेके जाओगे तो डॉलर में बदल देंगे। ठीक है, हो जाता है ना, ये तो कन्वर्टेबिलिटी है एक तरह से, ध्यान रखना चाहिए। तो इसका मतलब फुल कन्वर्टेबिलिटी का मतलब करंट अकाउंट के अंदर जो भी चीजें हैं वो फुल्ली कन्वर्ट हो जाएंगी, है ना। करंट अकाउंट से मतलब वहाँ बैंक अकाउंट वाला अकाउंट मत मानना, ये वो वाला अकाउंट है जो हमारा ट्रेड होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है, काइंड ऑफ थिंग, है ना। तो अब देखते हैं आगे कि यदि ये इनिशिएटिव जो लिया जा रहा है जिसमें अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है रुपी का, ठीक है, इस चीज को यदि हम देखते हैं तो ये कैसे किस चीज से गवर्न हो रहा है, इस चीज को देखते हैं। तो इन इंडिया द ब्रॉड फ्रेमवर्क फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन इज गवर्न बाई फॉरेन। तो ये एक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, फेमा एक्ट 1999 का जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू ये पूरा एक्चुअली में अंतर्राष्ट्रीयकरण ऑफ रुपी को कंट्रोल किया जा रहा है, रेगुलराइज किया जा रहा है एक तरह से। ठीक है, और इसने रिप्लेस किसको किया है, इस एक्ट ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 को रिप्लेस किया है इसने। इस चीज को ध्यान रखना। आप देखते हैं थोड़ा ज्यादा ही ये डॉक्यूमेंट वाइड है, वास्ट है, तो थोड़ा तेज चलना पड़ेगा हमें, है ना, अदरवाइज तो कंप्लीट होना टफ हो जाएगा। तो इसके बाद इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए, रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया क्या कर रहा है कि अपना स्टेक बढ़ा सके, अपना होल्ड बढ़ा सके, अंतर्राष्ट्रीयकरण रुपये का कर सके। तो पहले तो क्रॉस बॉर्डर बोरोइंग्स इन रुपी कर रहा है इंडिया, और काफी लंबे टाइम से हो रहा है। आपको पता है मसाला बॉन्ड्स रेज किए जाते हैं और ये रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड होते हैं। सिंस 2014 से इंडिया का जो कॉर्पोरेट मार्केट है, हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, विदेशों से मसाला बॉन्ड लॉन्च करके और एक्चुअली में पैसा उठा रहा है। तो इसके थ्रू भी अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है रुपी का, एक तरह से हम बोल सकते हैं। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हो रहे हैं हमारे काफी सारे, 23 करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है 2018 से काफी कंट्रीज के साथ हमारे चल रहे हैं, तो उसके थ्रू भी हमारे अंतर्राष्ट्रीयकरण रुपी का हम कर रहे हैं। ट्रेड सेटलमेंट हम रुपी के अंदर कर रहे हैं काफी सारी कंट्रीज के साथ। और अभी जुलाई 2022 के अंदर आरबीआई ने कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क इशू कर दिया है रिगार्डिंग सेटलमेंट्स रुपी, जो हमने देखा भी था। और इसी के रिगार्डिंग स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट की बात की गई है। वोस्त्रो अकाउंट मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये मतलब इसके बारे में बात की गई है। तो ये जो वोस्त्रो अकाउंट है इसके थ्रू भी एक तरह से अंतर्राष्ट्रीयकरण रुपी का किया जा रहा है। अदर जो मेजर्स लिए जा रहे हैं उसमें क्या क्या है, डोमेस्टिक करेंसी यूज को एक्सप्लोर किया जा रहा है रीजनल ट्रेड के अंदर। रीजनल ट्रेड जानते हो ना, जो रीजनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं लाइक एशियान काइंड ऑफ, है ना। उसके अलावा कुछ इनेबलिंग कंडीशंस की जा रही हैं, मतलब डोमेस्टिक रुपी को इंटरेस्ट को मैच किया जाए फॉरेन करेंसी के साथ, काइंड ऑफ ऐसी कुछ कुछ चीजें चल रही है ना। एंड ये सभी चीजें चल रही है, इसके थ्रू अंतर्राष्ट्रीयकरण रुपी के करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, और बेनिफिट क्या हो सकता है अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के रुपी के। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीयकरण यदि रुपी का किया जाएगा तो इससे काफी सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, लाइक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। अभी हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, लाइक अभी इंडिया का $100 बिलियन से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो चुका है। पहले आई थिंक 640 तक पहुंच गया था, एक $625 बिलियन तक पहुंच गया था, जो अभी $530 बिलियन पे वापस नीचे गिर गया था। तो उसके पीछे के रीजंस थे, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखा है। लेकिन जब ये $100 बिलियन का मार्क कम हुआ तो हम बताते हैं कि अभी हमारे पास लगभग 12-13 महीने का एक्सपोर्ट कवर है। तो ये हम फॉरेन एक्सचेंज रखते क्यों हैं। तो आपको पता है 1991 के अंदर जब एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे, उससे पहले एक बार फाइनेंशियल क्राइसिस आने की संभावना बन गई थी। उस टाइम पे हमारे पास फॉरेक्स ही नहीं था। इम्पोर्ट कवर ना सर। बिल्कुल, या इंपोर्ट कवर के लिए फॉरेक्स रिजर्व जो रखते हैं, मैं कुछ और बोल रहा हूँ तो सॉरी, बट फॉरेक्स रिजर्व की बात कर रहा हूँ ना। यस हाँ, सर। फॉरेक्स रिजर्व बोल रहा था मैं, जो भी अब तक बोला फॉरेक्स मतलब फॉरेक्स रिजर्व की बात चल रही है यहाँ पे। वो इसलिए रखा जाता है ताकि इंपोर्ट कवर रखा जा सके, है ना। तो इंपोर्ट कवर हमारा अभी 12 से 13 महीने का है, उस टाइम पे 7 से 15 दिन का रह गया था, केवल 12-13 दिन का। तो उस टाइम हम फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन में चले गए थे एक्चुअली में, क्योंकि इंटरनेशनल ज्यादातर ट्रेड जो होता है वो डोमेस्टिक करेंसी में नहीं होता है, डॉलर में होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा इम्यून रखने के लिए अपने आप को आपको रखना होता है इतना एक्सचेंज, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा गया है। तो यदि अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाता है रुपये का, तो फिर जरूरत ही नहीं है इतना फॉरेक्स रखने की, फिर आप सीधा अपने रुपये में ट्रेड कर लोगे, है ना। तो ये इसका एक बेनिफिट हो सकता है। और एक्सटर्नल जो शॉक्स आते हैं, तो एक्सटर्नल शॉक्स आते हैं तो उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर इसलिए ज्यादा पड़ता है क्योंकि हमको
डॉलर के अंदर सब कुछ करना होता है और डॉलर जो है ऊपर नीचे होता है, तो यदि हम रुपये के अंदर ही करेंगे तो एक्सटर्नल शॉक्स का इम्पैक्ट कम पड़ेगा हमारे ऊपर, और वल्नरेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, करेंसी रिस्क वगैरह कम हो जाएगा, इंडिया का ग्लोबल स्टेचर तो बढ़ेगा, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, तो ये सभी चीजें, बार्गेनिंग पावर वगैरह बढ़ेगी। तो पोस्ट 2008 रिसेशन के बाद में चाइना ने काफी एफर्ट्स किए हैं अपने जो रेनबिगनी उनकी जो करेंसी है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के। और चैलेंज क्या है जब अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाएगा रुपये का, उसके सामने आने वाली चैलेंज हम देख लेते हैं। तो इसकी वजह से डोमेस्टिक जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी को लाने का जो रीजन होता है एक्चुअली में क्या होता है, इन्फ्लेशन को आपको कंट्रोल करना होता है, करेंसी इन सर्कुलेशन को कंट्रोल करके मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो आरबीआई होता है वो इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल करके रखता है। यदि ऐसा हुआ कि हमने फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जैसी बातें कर दी, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि आरबीआई का होल्ड कम हो जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, और मॉनेटरी पॉलिसी आप कुछ भी रखो उसके बावजूद भी पैसा जो है मार्केट में आता जाता रहेगा, क्योंकि कन्वर्टिबिलिटी की वजह से और अंतर्राष्ट्रीयकरण किए जाने की वजह से वो तो सेम हो जाएगी चीजें, है ना। तो जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है वो इनइफेक्टिव हो जाएगी काफी हद तक, है ना। तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। अब देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर ये काफी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है आपको। प्रॉब्लम ऑफ ट्रिनिटी, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, है ना, ट्राइलेमा इसको बोलते हैं, जैसे डिलेमा होता है वैसे ट्राइलेमा है ये ट्राइलेमा क्या है, कहीं भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, है ना। तो ट्राइलेमा क्या है, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी क्या है, मतलब ये तीन चीजें एक साथ नहीं हो सकती है साइमल्टेनियसली, एक साथ अच्छे तरीके से ऑप्टिमिस्टिक वे में। तो मतलब ये क्या है, नो कंट्री कैन साइमल्टेनियसली रीच द पॉलिसी गोल्स ऑफ फ्री कैपिटल मूवमेंट, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये तीनों चीजों को, तीन चीज कौन कौन सी है, एक तो आपका कैपिटल, फ्री कैपिटल मूवमेंट, एक है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, और तीसरी है इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। तीनों चीजों को एक साथ नहीं लाया जा सकता है, ये ट्राइलेमा बोला जाता है, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी बोली जाती है। और मैंने बता भी दिया कि इसकी वजह से हमारी मॉनेटरी पॉलिसी भी इनइफेक्टिव होने की संभावना बन सकती है, मतलब उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी, इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी यदि हमने अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया रुपये का तो। ठीक है, उसके बाद एक्सचेंज रेट की वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है लास्ट रिसोर्टर के ऊपर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, लैंड ऑफ लास्ट रिसोर्ट जो होता है उसके ऊपर। तो इस तरह से ये सारी चीजें होंगी, ये सभी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी यदि हम अंतर्राष्ट्रीयकरण करते हैं। तो फिर भी क्या किया जा सकता है वे फॉरवर्ड के तौर पे यदि हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है रुपये का, तो उसके सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स, बट टू अचीव इस, मतलब काफी बेनिफिट्स उसके हो सकते हैं जो हमने बात भी की थी जिसकी, लेकिन इसको अचीव करने के लिए क्या जरूरी है वो देख लेते हैं, कुछ किया जा सकता है उसके लिए, है ना। तो पहले, डेवलपिंग ए डीप डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट एंड इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमको हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है ना, डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट को हमको डीपन करना पड़ेगा, और ज्यादा इफेक्टिव इफिशिएंट बढ़ाना पड़ेगा, वर्सेटाइल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम एक्सटर्नल शॉक्स को एब्जॉर्व कर सके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और डेवलप करने पड़ेंगे, और मतलब उनको बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले तो डीपनिंग करनी है आपको, एक तो क्या करना है, डीप डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर करना है इस चीज को करने से पहले। ठीक है, दूसरा, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल इनफ्लो, वॉल्यूम एंड कंपोजिशन। जो कैपिटल इनफ्लो होता है, ठीक है, उसको आपको प्रूडेंटली, मैक्रो प्रूडेंटली रेगुलेशंस के साथ में लाना होगा। और देखो, आपको मैं बता दूं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि एकदम से नहीं जा पाता ये। आप यदि एफपीआई की बात करो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो ये तो क्या होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, ये तुरंत आते हैं तुरंत जाते हैं, कभी भी आ सकते हैं कभी भी जा सकते हैं, हॉट मनी जैसे होते हैं, तो इसकी वजह से वल्नरेबल रहती है इकोनॉमी। यदि एफडीआई ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू एफपीआई के, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ पे एक ऑर्डर बताया भी गया है। तो यहाँ पे बताया गया है, मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल जो इनफ्लो है वो एक तरह से मैनेज्ड होना चाहिए, थोड़ा उसका रेगुलेशन होना चाहिए प्रूडेंटली। तो यहाँ पे बता भी रखा है कि कैपिटल फ्लो की जो हायरकी है, जो बेनिफिशियल होता है उससे कम बेनिफिशियल होता है, उसकी तरफ यदि हम जाएं तो एफडीआई सबसे ज्यादा अच्छा होता है, लीस्ट रिस्की होता है। मैंने बता दी क्यों होता है, एक बार आ जाता है तो जा तो सकता नहीं है इतनी आसानी से, इन्वेस्टमेंट होता है इसमें तो, है ना, ऑलरेडी एस्टेब्लिश किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर या फिर नए इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो ये तो जाएगा नहीं, एफपीआई की तरह उड़ नहीं जाएगा, बैंक में थोड़ी ना होता है ये। दूसरा, इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो होता है, और तीसरा होता है डेट कैपिटल। तो इस तरह से ये जो है रिस्की होते जाते हैं आगे जाते हुए। तो इनको प्रूडेंटली यदि रेगुलराइज किया जाएगा तो काफी हद तक वो भी एक अच्छा काम करेगा इस चीज के अंदर, कि हम फर्दर अच्छे से मतलब अपना अंतर्राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं रुपये का, थोड़ा रिस्क कम रखते हुए। इंक्रीज रुपी की जो स्वीकार्यता है उसको बढ़ाना होगा हमको और ज्यादा। ठीक है, और बाद में है, इंक्रीज इंडिया शेयर इन ग्लोबल मर्केंडाइज एंड कॉमर्शियल ट्रेड सर्विसेज में इंडिया का शेयर को हमको बढ़ाना होगा। उसके लिए हमारे टारगेट्स भी हैं, आपको पता होगा 100,000 बिलियन का टारगेट है काइंड ऑफ, कितना मर्केंटाइल एक्सपोर्ट करना है, हमने उसके टारगेट बनाए हुए हैं, सर्विस एक्सपोर्ट के टारगेट बनाए हुए हैं। सर्विस एक्सपोर्ट में तो हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मर्केंटाइल एक्सपोर्ट हमारा जो है वो काफी पोटेंशियल उसके अंदर अभी और भी है। तो ये सब चीजें की जा सकती है, तो ये वे फॉरवर्ड हो सकते हैं।
तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीयकरण रुपये का किया जा सकता है और वो बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन रिस्की है। तो पहले उस एटमोसफेयर को क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आप कर सकते हो काइंड ऑफ। ओके, चलो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, है ना। थोड़ा सा लेंदी हो गए, टॉपिक कुछ ज्यादा ही बड़े थे, है ना। कुछ डाउट है सर आपका? सर, जैसे कि ये जो इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल इनफ्लोज का बात हुआ था, हाँ 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 हाँ। तो सर उसमें जैसे कि लिखा है कि एफडीआई है, फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, फिर डेट कैपिटल है। तो फिर उसका नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ था कि फर्स्ट फोकस ऑफ पॉलिसीज एंड माइक्रो प्रूडेंशियल रेगुलेशन शुड बी डेट फ्लोज। तो सर इसमें जो डेट फ्लोज का बात किया जा रहा है, ये लोन्स के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, जो हम लोग फॉरेन लोन्स लेते हैं उस रिस्पेक्ट में बात हो रहा है डेट कैपिटल का? किस रिस्पेक्ट में डेट कैपिटल यहाँ बात हो रहा है सर? So the first focus of policies and macro prudential regulations should be debt flows। ठीक है, तो मतलब एक्चुअली में यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये तो रिस्की है ही नहीं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो। और फिर उसके बाद जो आपकी हम्म। इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो भी इतना रिस्की नहीं है। थोड़ा रिस्की हो सकता है आपका डेट कैपिटल। तो मतलब प्रूडेंशियल हो जाइए थोड़ा, और इसको मैक्रो प्रूडेंशियल तरीके से इसका रेगुलेशन कीजिए जब डेट फ्लोज की बात आती है। तो ये बात बोली गई है यहाँ पे, क्योंकि और तो सर वल्नरेबिलिटी है नहीं ना हाँ उस चीज़ के लिए। हाँ हाँ हाँ। तो सर डेट कैपिटल इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा, उस वो पूछ रहे थे अच्छा, ये मैंने कौन हमको कि प्रोवाइड करेगा, यही ना? मन नहीं सर, ये डेब्ट कैपिटल किसके रेफरेंस में बोला जा रहा है सर? जैसे कि फॉरेन लोन्स के रिस्पेक्ट में बोला जा देखो रहा है या दोनों ही फिर चीजें हो कंपनी? जाती है, देखो दोनों ही चीजें हो जाती है एक्चुअल में। मैं बताता हूँ किसके लिए रहा है। हम्म हमारे जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो भी लेते हैं पैसा बाहर से, आपको पता है। हमारे पास जो है कॉर्पोरेट्स भी रहते हैं, और साथ ही ईसीबी साथ ना। हमारे, हाँ, और इसी एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरोइंग्स होती हैं वो भी होती हैं। एंड साथ ही साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लेती है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मैं बता दूं, हमारे पास 80% सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलाते हुए 80% नहीं, अभी 90% ऑफ जीडीपी का हमारे ऊपर कर्जा है। मतलब एक 200 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी है, लगभग 170 लाख करोड़ का हमारे ऊपर कर्जा है। इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर लगभग 110 लाख करोड़ का कर्जा है। मतलब 55% ऑफ जीडीपी का सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर्जा है मतलब। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट ने ज्यादातर बोरिंग्स की हुई है वो सभी इंटरनल है, लाइक पब्लिक फंड वगैरह, हम्म यही हमारी बोरिंग्स है, तो वो तो ज्यादा दिक्कत वाली है नहीं। लेकिन जैसे हम्म एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरिंग्स वगैरह है, और यदि बाहर से कुछ भी पैसा लिया जा रहा है, क्योंकि वो फ्रेजाइल होता है, एक्सचेंज रेट बदल रही है तो उसके साथ फ्रेजाइल हो जाएगा, है ना। और फिर वो दिक्कत हो सकती है उसके अंदर इन फ्यूचर। तो इस वजह से बोला जा रहा है कि अच्छा। ये जो लेना है उसको थोड़ा सा आपको प्रूडेंशियली लेना है, थोड़ा सा कॉशियस होकर लेना है, मैक्रो प्रूडेंशियल्स वगैरह का इसमें ध्यान रखना है। मुझे लगता है कि हाँ, ये मैंने डाउट क्लियर पॉलिसी हो गया होगा। रेगुलेशंस उसी के हिसाब से बुलाएंगे, जैसे कि सर 700 बिल्कुल। करोड़ का लिमिट रखा गया था जो कंपनीज पे, उस टाइप का कि हाँ आप हाँ हाँ, ईसीबी बिल्कुल से बिल्कुल। ओके उसको ओके थोड़ा और ठीक है रेगुलराइज सर। और टाइट किया जाए उसको, ताकि मतलब कि प्रॉब्लम ना आए। यदि ऐसे करेंसी शॉक्स वगैरह आते हैं ना एक्सटर्नल मार्केट में, तो थोड़ा बच सके हम। ठीक है। ओके सर, यस। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक करना है या फिर आज के लिए सफिशिएंट है? आप लोग बोलोगे तो कर लेंगे प्रोडक्टिविटी चैलेंज ऑफ इंडिया को भी। कर ले कैरी ऑन, टाइम है आप लोगों के पास, वैसे 1 घंटा हो गया। हो जाएगा सर, मैंने हो सकता है सर। चलो कर लेते हैं, एक टॉपिक और कर लेते हैं, क्योंकि कम से कम 3 टॉपिक करना तो जरूरी है। तो देखते हैं प्रोडक्टिविटी चैलेंज ऑफ इंडिया को। तो इंडिया की प्रोडक्टिविटी नाम से पता चल रहा है, इसको इतना ज्यादा हम देखेंगे नहीं टिकटी में जाके। रीजन ये है कि एक्चुअल में जो टर्मिनोलॉजी है वही बता रही है कि क्या है प्रोडक्टिविटी चैलेंज ऑफ इंडिया के। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टेक्निकल इसमें कुछ है नहीं। तो सिंपल सी बात है, सेवरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी होते हैं। तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है? तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए आपका, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होगा आपका, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा बढ़िया वाला तो अच्छा फायदा होगा, लेबर की क्वालिटी होगी तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा आएगी, कंट्री के अंदर जीडीपी तेजी से बढ़ेगी। साथ में डिग्री ऑफ ओपननेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एफडीआई वगैरह जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा। फिर नर्चरिंग ऑफ द इनोवेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द इफिशिएंट टेक्नोलॉजी प्रोसेस, इन सब चीजों को करेंगे हम। तो काफी हद तक सेवरल डिटर्मिनेंट्स है प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने के। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो है, उन्होंने रिसेंटली इंडियन प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट रिलीज की है अभी। तो इंडियन प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट जो रिलीज की गई है, किसके द्वारा की गई है? ये आ सकता है कभी भी आरबीआई एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के द्वारा। इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखते हैं अबाउट प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी होती क्या है? तो एक डेफिनेशन दे रखी है इसकी। प्रोडक्टिविटी को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि रेशियो ऑफ द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द इनपुट। इनपुट के साथ आउटपुट का जो रेशियो है वो एक्चुअली में आपको प्रोडक्टिविटी है। इनपुट्स में सब चीजें आ जाएंगी, ह्यूमन एज वेल एज अदर फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम लेते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूटिलाइज होते हैं, वो सभी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद दूसरे वर्ड्स में यदि हम बोलना चाहे तो मीजर्स हाउ इफिशिएंट प्रोडक्शन इनपुट्स सच एज लेबर एंड कैपिटल जो है आउटपुट को कैसे बना रहे हैं, यही यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद देखते हैं लेबर प्रोडक्टिविटी एक होती है। तो क्या होता है लेबर प्रोडक्टिविटी? क्या होती है? टू डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द आउटपुट ऑफ द नंबर्स ऑफ द वर्कर्स और नंबर ऑफ आवर्स वर्कड।
तो मतलब आप समझ पा रहे हो, इसमें इतना टफ नहीं है कि इसको डिकोड करना टफ है, तो इसमें इतना टाइम मतलब वेस्ट करना नहीं है। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी देख लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट एक चीज है। और जो इंटरनेशनली जो हम जब कंपेयर करते हैं तो हमारी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी आती भी ज्यादा है। देखो एक ग्राफ बताया गया है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिफाइन कर देता हूँ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को। तो इट इज अ मेजर ऑफ टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाई वेटेड एवरेज ऑफ इनपुट्स। तो वेटेड एवरेज ऑफ इनपुट के साथ टोटल आउटपुट का जो आप एक तरह से डिवाइड करते हो टोटल आउटपुट को वेटेड एवरेज ऑफ इनपुट्स के साथ में, जो इसमें वेटेड एवरेज किसका होगा, लेबर का हो जाएगा, कैपिटल का हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं आप टीएफपी, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। इंडिया की जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है काफी ठीक ठाक सी है। ठीक है। इंप्रूवमेंट जो टीएफपी में होता है तो प्रोडक्शन की कॉस्ट, आउटपुट लेवल एंड जीडीपी इंक्रीज करता है फाइनली, यदि आपकी टीएफपी बढ़ती है तो टीएफपी की ग्रोथ जो होती है ऑफन जनरली देखी जाती है कि इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इन सब चीजों से ड्रिवन होती है ना, जो आपकी टीएफपी की ग्रोथ होती है। अब इंडिया की टीएफपी को वर्ल्ड वाइड टीएफपी से कंपेयर किया गया है, तो देखो इंडिया की टीएफपी ब्लैक में दिखाई गई है। उसके बाद ईएमडीई, ईएमडीई क्या है, ध्यान रखना, इमर्जिंग जो मार्केट है एंड डेवलपिंग जो इकोनॉमीज है, वो ईएमडीई है। और फाइनली वर्ल्ड, है ना, तो वर्ल्ड वाइड जो पूरा ग्लोबल लिया फिर ईएमडीए लिया, तो इंडिया का जो टीएफपी रहा है वो ठीक ठाक सा रहा है, ऐसा बताते हैं, है ना। और ये जनरली कम हुआ है ज्यादा हुआ है, ग्राफ के अंदर आप देख सकते हो, इससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इंडिया का टीएफपी बदला है। लेकिन वो जो फेज था 2001 के बाद का और 2010-12 तक का, वो ज्यादा अच्छा था, और फिर बीच में यहाँ पे भी काफी अच्छा फेज आया, लेकिन कोविड के टाइम पे हालत खराब हो गई है टीएफपी की, ये देख लेना आप थोड़ा सा, है ना। उसके बाद में देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या होता है प्रोडक्टिविटी का। तो प्रोडक्टिविटी के सिग्निफिकेंस को देखते हैं, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, आराम से लिख सकते हो उसके ऊपर आप। इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इफेक्ट्स एवरीवन, हर किसी को प्रोडक्टिविटी इफेक्ट करती है, क्योंकि जब बिजनेसेस को प्रॉफिट होता है तो उनको इंप्रूवमेंट मिलता है, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट होता है, तो जो वर्कर्स होता है उनका ट्रांसलेट हो जाता है वो वेजेस के अंदर, उनके वेजेस बढ़ जाते हैं, पर कैपिटा इनकम जिसे हम बोल देते हैं, ये भी बोल सकते हैं, है ना, वो बढ़ती है। गवर्नमेंट को टैक्स पेयर वगैरह को रेवेन्यू मिलता है, गवर्नमेंट को टैक्स पेयर से। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो सभी को फायदा होगा, और इससे कम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, ट्रेड की परफॉर्मेंस बढ़ती है, बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो पाता है, और ग्लोबल वैल्यू चेन में हमारा योगदान हो पाता है, और हम एसडीजीज को भी अचीव करते हैं। तो प्रोडक्टिविटी हाई होने के इतने सारे बेनिफिट्स हैं। अब रीजंस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, इंडिया के अंदर लो प्रोडक्टिविटी के रीजंस देख लेते हैं। जब रीजंस की बात करेंगे इंडिया के अंदर लो प्रोडक्टिविटी की, तो स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है हमारे पास, एक तो प्रॉब्लम ये रहती है। तो देखा गया था 2020 के अंदर इंडियन कंपनीज हैड आइडेंटिफाइड स्किल गैप्स, तो 34% ऑफ दी, ये क्या बोलते हैं, ये 34% चैलेंज है एक तरह से, ये पूरा जो होल्डिंग होगी 100%, उसमें से 34% ऑफ द चैलेंजेस दे एक्सपीरियंस 2022 के अंदर 7%। मतलब एक तरह से जो गैप होता है ना स्किल्स के अंदर, वो जो रिक्वायर्ड होती है उसके अंदर, वो 34% था, जो बाद में बढ़ के 60% हो गया 2022 के अंदर। तो इस वजह से स्किल्ड वर्कफोर्स हमारा नहीं है। उसके बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर है हमारा, स्मॉल एंड जो फर्म्स है वो बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज है, तो इस वजह से भी प्रोडक्टिविटी का इश्यू होता है। दिस क्रिएट सेवरल हर्डल्स ऑफ, तो इनको फंडिंग वगैरह नहीं मिल पाती है, फाइनेंसिंग नहीं मिल पाती है, इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाता है, इनफॉर्मल होने की वजह से, अनऑर्गेनाइज होने की वजह से, तो इस वजह से प्रॉब्लम आती है। इनोवेशन लिमिटेड टू फ्रंटियर फर्म्स, जो फ्रंटियर फर्म्स है उन्हीं में इनोवेशन हो पा रहा है, जो उसके बाद बैक में रह गई है उनके अंदर इनोवेशन वगैरह नहीं हो पा रहा है, तो इनोवेशन की चैलेंज है। आर एंड डी हमारे यहाँ पे बहुत ही कम है, और हमारे यहाँ पे जो आर एंड डी है उसमें प्राइवेट सेक्टर का योगदान तो और भी ज्यादा कम है, काइंड ऑफ, है ना। तो ये सब चीजें हैं, आर एंड डी कम है, मतलब बेसिकली ये देख लो। अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा जो है उसकी जब बात आती है, तो डाटा नहीं है, तो डाटा के इनपुट एंड आउटपुट डिटेल मतलब पूरा एक्चुअली में तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से चीजों को किया नहीं जा रहा है। लेक ऑफ अडॉप्शन ऑफ द गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज वगैरह, ये सभी प्रॉब्लम है, ये सभी चैलेंज है। इम्प्लीकेशन ऑफ द फॉलिंग प्रोडक्टिविटी के इम्प्लीकेशन बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है क्या क्या हो सकते हैं प्रोडक्टिविटी कम होगी तो। वे फॉरवर्ड में देख लेते हैं क्या किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, वही सब चीजें हम देख लेते हैं। वो सभी चीजों में वेरियस फ्लेक्सिव प्रोग्राम चल रहे हैं, लाइक स्किल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन, अमृत जो चल रहा है आपको पता है, हाउसिंग फॉर ऑल एंड काइंड ऑफ दिस ऑल, ये सब कुछ चल रहा है। फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, तो आपको पता है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन चल रही है, पीएम गति शक्ति काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है ना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स वगैरह की बात चल रही है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन में प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, सभी चीजें चल रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो और क्या भी फॉरवर्ड हो सकते हैं, लोअरिंग द बैरियर्स टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए जो बैरियर्स है उनको कम करो, उनको डाउन करो। एनकरेज करनी है फर्म की साइज, ठीक है। इंप्रूव करना है क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग को, इन आईसीटी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, फॉस्टरिंग करना है प्रोडक्टिविटी को, एंड रिफॉर्म करना है एजुकेशन सिस्टम को। तो इन सब चीजों को करते हुए हम काफी हद तक हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। फ्यूचर के अंदर काफी ज्यादा एक अच्छा एक इनिशिएटिव रह सकता है ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसके बारे में हम कल वाले लेक्चर में बात करेंगे, आज इतना ही रखते हैं। अब यदि आपकी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।
तो आज हम जिस चीज को कवर करेंगे वो है फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, तो इसमें कुछ ऐसा होगा कि एक ओपन एक्सेस होगा सब लोगों को, एक ओपन नेटवर्क होगा। और जैसे कि आज डिजिटल जो कॉमर्स चल रहा है, लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, सबका अपना अपना अलग अलग एक प्लेटफॉर्म है, उसको कुछ करके मर्ज किया जाए और एक ओपन नेटवर्क किया जाए। तो चॉइसेस ज्यादा होंगी कस्टमर्स के पास, ऑप्शंस ज्यादा होंगे कस्टमर्स के पास। साथ ही साथ में जो नया प्लेयर आता है वो सरवाइव नहीं कर पाता है मार्केट में, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट के स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे हो चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो नया प्लेयर आएगा उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिल सके, उसके अंदर भी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स काफी वाइटल रोल प्ले करेगा, है ना। तो है क्या एक्चुअली में, इसको देखते हैं निटी में। वैसे इसेंस क्या है वो मैंने बता दिया है, इसको अब निटी में देखते हैं कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स क्या है। तो ओएनडीसी नेटवर्क रिसेंटली स्टार्टेड, बीटा टेस्टिंग इसकी स्टार्ट हुई है। बीटा टेस्टिंग वगैरह टेक्निकल वर्ड से हमको मतलब नहीं है कुछ भी, बट ये ध्यान रख लो एक तरह से कि बीटा टेस्टिंग से मतलब यहाँ पे सिंपल सा कोई टेस्टिंग इसकी स्टार्ट हुई है ओपन नेटवर्क करके कहीं पे पर्टिकुलर रीजन के अंदर, कि कैसे ये वर्कआउट करता है। तो यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, होता क्या है ये। तो इनिशिएटिव किसका है, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है। तो ये इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है। उसका इनिशिएटिव है ये ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो इनिशिएटिव है उसका आपको ध्यान रखना है किसका है। और इसके बारे में कहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया है इसको, सेक्शन 8 नॉन, है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर कंपनी एक्ट 2013 के अंदर इसको रखा गया है, 2021 के अंदर लाके। ठीक है, तो ये ओपन नेटवर्क फॉर जो डिजिटल कॉमर्स है उसके रिगार्डिंग आपकी मिनिस्ट्री हो गई, डिपार्टमेंट हो गया, और देख लिया वो कंपनी एक्ट में हमने इसको कहाँ पे रखा है। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज ओएनडीसी, थोड़ा देखते हैं। तो वैसे मैं आपको बेसिकली बता दिया, मैं कोई सेंस मैंने आपको पहले कि अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, सबके अपने अपने नेटवर्क है, अपने अपनी साइट्स है, अपने अपने प्लेटफॉर्म्स है, अपनी अपनी एप्स है इन लोगों की सबकी। तो क्या करते हैं उसके थ्रू ये सेलिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की, है ना। और उसके थ्रू कस्टमर के पास चॉइसेस ज्यादा होती नहीं है। यदि वो फ्लिपकार्ट की ऐप के ऊपर जाएगा, अमेजन की ऐप के ऊपर जाएगा, तो वहां पे जो भी वेंडर्स अवेलेबल है, वहां पे जो भी चीजें चल रही हैं उसको उसको वहां से सिलेक्ट करना होगा चीजों को। तो क्या हो कि सब चीजों को मर्ज करके एक ओपन नेटवर्क बनाया जाए और बेस्ट चॉइस मिल सके कस्टमर को, है ना। और साथ ही साथ में जब कोई नया इंसान करने के लिए आता है काम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो उसको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके, तो उसी का एक कंसेप्चुलाइजेशन है व्हाट ओएनडीसी जो है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। देखते हैं थोड़ा सा और इसको। तो मार्केट एंड कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव है ये, ओपन नेटवर्क है, और एलिमिनेट करेगा ये सेंट्रल जो इंटरमीडियरी होता है उसको। ठीक है, एलिमिनेटेड द नीड फॉर ए सेंट्रल इंटरमीडियरी जो होता है उसकी नीड को ये हटाएगा। और इस बार एनेबलर होगा ये फॉर मैसिव डिजिटल कॉमर्स एक्सपेंशन के लिए, और एनेबलर होगा फॉर ब्रॉड बेस्ड इनोवेशन के लिए। और क्या नहीं है ओएनडीसी, उसको देख लेते हैं। कोई इसके लिए कोई गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी नहीं है ओएनडीसी, ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी है ओएनडीसी। और एन एप्लीकेशन और कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है ये, ना ही कोई सेंट्रल इंटरमीडियरी है ये ओएनडीसी, और ना ही ये कोई हेल्प करने के लिए आया है डिजिटल बिजनेस को। मीडियम नहीं है डिजिटल बिजनेस को हेल्प करने का, और है क्या वो भी हमने देख लिया है। ठीक है, तो क्या हुआ है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है और एक प्रोटियन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी है ना। इसके इनिशियल प्रमोटर्स है ये दोनों, किसके, ओएनडीसी के। ध्यान रखना जो बीटा वर्जन बेंगलोर के अंदर लाया गया है उसके लिए इनिशियली जो प्रमोटर्स हैं वो दो हैं, प्रोटियन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज और एक है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्यूसीआई के बारे में तो आपको पता ही होता है। इसका एम क्या है ओएनडीसी का, तो जो ओएनडीसी का एम है वो है ओपन नेटवर्क फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स के ऊपर ओपन एक्सेस करवाया जाए सभी सर्विसेज एंड गुड्स की सेल को। ठीक है, फैसिलिटेट किया जाए। तो ओएनडीसी स्टार्टेड इट्स अल्फा टेस्ट फेज विद ए क्लोज यूजर ग्रुप ऑफ बायर्स विद इन बैंगलोर इन अप्रैल 2022। तो बीटा वर्जन इन्होंने लॉन्च कर दिया, उससे पहले अल्फा टेस्टिंग कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें अप्रैल के अंदर इन्होंने एज ए प्रोटोटाइप इसको इम्प्लीमेंट करके देखा था, और बाद में एक्सपेंड किया 80 सिटीज, 80 शहरों के अंदर 2022 में। और इससे क्या हुआ, काफी ठीक ठाक सा इसका रेस्पॉन्स आया होगा। दिस वैलिडेट द एप्स एंड कंफर्म बिजनेस एंड ऑपरेशनल फ्लॉज, क्या दिक्कत हो सकती है उसके बारे में पता चला इन सब चीजों के थ्रू। नाउ इन बीटा टेस्टिंग फेज जनरल पब्लिक कैन एक्सपीरियंस शॉपिंग वाया ओएनडीसी। तो अब बीटा जो टेस्टिंग फेज है, अब तक जो टेस्टिंग फेज था वो अल्फा टेस्टिंग फेज था। बीटा टेस्टिंग फेज के अंदर जो जनरल पब्लिक है वो भी अब इसको एक्सपीरियंस कर पाएगी और अपनी फीडबैक वगैरह भी दे पाएगी, और थोड़ा इससे पता चल पाएगा कि इसको एक्सपेंड करना चाहिए फर्दर या नहीं करना चाहिए। ओएनडीसी एज ए कंसेप्ट मैंने काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो ओएनडीसी आपको समझ आ गया। शॉर्ट में बताना चाहूँ तो मैं यही बताना चाहूंगा कि हर किसी प्लेटफॉर्म की अपनी ऐप होती है, अपनी साइट होती है, उसके ऊपर जाके आपको परचेज करना होता है। जो ये डिजिटल कॉमर्स चल रहा है पूरा का पूरा, इसमें मोनोपोली भी बनने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, क्योंकि
यदि कोई प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो ऐसे में वो डीप डिस्काउंट दे सकता है काफी बड़े बड़े, और जो दूसरे नए प्लेयर्स आएंगे उन प्लेयर्स को काफी हद तक इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ओएनडीसी जो है वो एक तरह से सबको कलेक्ट कर रहा है, सबको एक साथ एक नेटवर्क के ऊपर लेके आ रहा है, और चॉइसेस होंगी कस्टमर्स के पास बहुत ज्यादा इसमें। और साथ ही साथ में चॉइसेस होने के साथ साथ में जो नया प्लेयर आ रहा है इस मार्केट के अंदर, डिजिटल कॉमर्स के मार्केट के अंदर, उसको भी फायदा होगा। तो दिस इज समवेयर ओएनडीसी जिसकी टेस्टिंग चल रही है। ठीक है। अब इसके रिलेटेड थोड़ा और न्यूज देखते हैं हम। तो एक शिप रॉकेट बिकेम द फर्स्ट इंटरसिटी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर टू प्लग इनटू द ओएनडीसी नेटवर्क। तो कभी आ जाता है तो शिप रॉकेट करके है, जो कि पहला इंटरसिटी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर रहा है जिसने प्लग किया है अपने आप को टू द ओएनडीसी नेटवर्क। अदर नेटवर्क पार्टिसिपेशन ऑफ ओएनडीसी। तो और जो कौन कौन से नेटवर्क है जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया है, तो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स होती हैं, आपको पता है पूरा डिजिटल कॉमर्स कैसा तो है ही नहीं। तो बायर साइड भी होती है, सेलर साइड भी होती है, लॉजिस्टिक प्रोवाइडर साइड भी होती है। ठीक है। तो उसमें बायर साइड के अंदर तो देखो इन लोगों ने रोल लिया है, इन लोगों ने पार्ट लिया है, सेलर साइड की तरफ से इन्होंने पार्ट लिया है, लॉजिस्टिक जो है इन लोगों ने प्रोवाइड किया है। एंड फर्स्ट मल्टीनेशनल कंपनी टू ज्वाइन ओएनडीसी माइक्रोसॉफ्ट रही है। ये थोड़ा सा रिलेटेड न्यूज थी इसके। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको कैरी ऑन करते हैं। अब देखते हैं हाउ इज ओएनडीसी डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल ई कॉमर्स मॉडल। तो अब तक के जो ई कॉमर्स के मॉडल चल रहे हैं उससे किस तरह से डिफरेंट है ओएनडीसी, यदि इसको हम जानना चाहें। तो अब तक के ई कॉमर्स के मॉडल कैसे होते थे? कंज्यूमर होता था, देखो ये कंज्यूमर है जो सेंटर में बैठा है यहाँ पे, और ये डिमांड कर रहा है अपनी। ठीक है। तो ये जब अपनी डिमांड कर रहा है तो इस तरह से साइलोस में जा रही है डिमांड। ये डिमांड एक ये गई, ये डिमांड एक ये गई, और एक डिमांड ये गई। सब कुछ साइलोस में है, सब कुछ अलग अलग है ना। और मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स अलग तरीके से काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अलग है, डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स अलग साइलोस में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से पूरा एक सिस्टम बना हुआ है और सब कुछ साइलोस में चल रहा है, अलग अलग चल रहा है, पैरेलल चल रहा है। अब तक जो मॉडल था वो इस तरह से सेंट्रिक मॉडल था। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स मॉडल के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे पहले एक कंज्यूमर आपका है, ये इसने सबसे पहले सर्वर बायर एप्लीकेशन के अंदर एंट्री मारता है, और यहाँ से सब कुछ वेब है एकदम। मतलब कहीं से कोई भी चीज कैसे भी हो सकती है, कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, कुछ भी एक्सेस हो सकता है, क्रॉस लिंक है सबके अंदर, और काफी ज्यादा ऑप्शंस हो जाएंगे कंज्यूमर के पास में। और जो प्लेयर इसमें आएगा उसको भी काफी सारे बेनिफिट्स हो जाएंगे, क्योंकि क्योंकि इनके आपस में भी इंटरलिंकिंग है, आप देख सकते हो। ठीक है। देखो ये काफी इंटरलिंकिंग इसकी है आपस में, एक दूसरे के डिलीवरी बॉयज को भी ये यूज में ले सकते हैं काइंड ऑफ, सब चीजें यहाँ पे है। तो काफी एक वेब काइंड ऑफ सिस्टम है जो कि चॉइसेस को बढ़ा देता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ओएनडीसी इन इंडिया क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसे मोनोपोलिस्टिक जो टेंडेंसीज होती हैं, बड़ी बड़ी जो ई कॉमर्स कंपनीज होती है, प्लेटफॉर्म्स होती हैं, वो कम हो जाएगी, वो दूर हो जाएगी। आप देखो एक तरह से अमेजन के इंफ्रास्ट्रक्चर को दूसरा इंसान भी यूज ले सकता है जो नए तरीके से वहां पे आया है ना। तो जो कम्पीट करेगा, जो अच्छे से काम करेगा, वो सक्सेसफुल होगा कुल मिला के, है ना। बेसिक पे करके वो भी यूज में ले सकता है। तो यहाँ पे वो दिक्कत नहीं रह जाएगी कि कोई प्लेयर आ रहा है और उसको दिक्कत हो रही है अपने आप को एस्टेब्लिश करने में। यदि वो इफिशियंसी के साथ आता है और अच्छा सामान प्रोडक्ट लेके आता है तो उसका प्रोडक्ट सेल करने में उसको लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज जाएगी। तो मोनोपोलिस्टिक जो टेंडेंसीज हैं वो दूर हो जाएंगी। एनहेंसमेंट ऑफ द वैल्यू फॉर कंज्यूमर्स, मैंने पहले ही बता दिया था, जो कंज्यूमर्स के लिए जो वैल्यूज है उनके अंदर एनहेंसमेंट होगा। कंज्यूमर को जो वैल्यू मिलेगी वो अच्छी मिलेगी, ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो प्रोडक्ट के मतलब एक्चुअली में फायदा होगा कंज्यूमर को, उसके पास ऑप्शंस ज्यादा होंगे। इट कैन ब्रिज द ह्यूज डिसकंटेंट बिटवीन द स्केल ऑफ ऑनलाइन डिमांड एंड एबिलिटी ऑफ द लोकल रिटेल इकोसिस्टम। तो ये लोकल जो इकोसिस्टम होता है हमारा रिटेल, वो डिमांड को फुलफिल इस स्केल पे नहीं कर पाता है, तो इसके थ्रू स्केलेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, आप ऐसे बोल सकते हो। और इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन शॉपर बेस ग्लोबली है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जहां भी डिजिटल कॉमर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि 14 करोड़ ई रिटेल शॉपर्स इन 2020, है ना, इंडिया के अंदर है, ओनली बिहाइंड चाइना एंड यूएसए। तो चाइना और यूएसए से ही पीछे है इंडिया। द नंबर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो सिग्निफिकेंटली विद एडिशन ऑफ 37 करोड़ टैक्स सेवी कंज्यूमर्स बाई 2030। तो 37 करोड़ तक पहुंच जाएगा ये जो बेस है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि अभी जो है 14 करोड़ का बेस, वो 2030 तक 37 करोड़ टैक्स सेवी कंज्यूमर्स हमारे यहाँ पे होंगे, जो कि मोबाइल वगैरह को यूज में लेके और इस तरह से अपना सामान मंगा रहे होंगे। तो ये मार्केट काफी बड़ा है। ऐसे कंडीशन में फ्यूचरिस्टिक थोड़ा होते हुए इसको फीजिबल बनाना जरूरी है कि बेस्ट प्रोडक्ट कंज्यूमर तक जाए। उसके लिए जो है इस तरह से ओएनडीसी जैसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है, थोड़ा सा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, इसके प्रोटोटाइप लाके इनको देखा जा रहा है। ठीक है। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ओएनडीसी क्या है, यदि इसकी हम बात करें, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान रखना, ये आ सकता है एग्जाम के अंदर, कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स क्या एज ए कंसेप्ट है क्या ये। तो इसके मेजर जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, पहले तो इंक्रीज कर देगा चॉइस को। ठीक है, कंज्यूमर्स की चॉइस बढ़ जाएंगी यहाँ से।
और साथ ही साथ में जो है कंज्यूमर इंडिपेंडेंट कंज्यूमर्स एक तरह से हो जाएंगे, इंडिपेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप अमेजन पे जा रहे हो, अमेजन से ही आपको सब प्रोडक्ट परचेज करना है, काइंड ऑफ, है ना। तो यहाँ से इंक्लूसिव इंक्लूसिव हो जाएगा थोड़ा सा ही, ठीक है। इसमें सेलर्स, स्पेशली स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज जो होंगे, लोकल बिजनेसेस को भी यहाँ से फायदा होगा। और डेमोक्रेटाइजेशन होगा, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। हमने डिजिटल ई कॉमर्स का हम डेमोक्रेटाइजेशन कर देंगे, डेमोक्रेटाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ई कॉमर्स हो जाएगा ओएनडीसी की वजह से। तो ये भी काफी अच्छी चीज रहेगी। तो ये सभी बेनिफिट रहेंगे। मूविंग अवे फ्रॉम एन ऑपरेटर ड्रिवन प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल, तब तक ऑपरेटर ड्रिवन प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल हुआ करता था, उससे थोड़ा दूर दूर की तरफ हम जाएंगे। और फॉर्मलाइजिंग होगा, लोकल बिजनेस जो होता है वो भी फॉर्मलाइज हो पाएगा इसकी वजह से। वो लोग अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पे ला पाएंगे। लाइक बताते हैं इंडिया के अंदर 1.2 करोड़ हाइपर लोकल मर्केंट लाइक मर्चेंट्स है, जिन्हें किराना शॉप्स बोलते हैं। और 80% ऑफ रिटेल सेक्टर जो इंडिया का है, विद इन 90% जो उनमें से अनऑर्गेनाइज है। तो 80% अभी भी हमारा जो रिटेल्स है पूरी तरह से वो डिपेंड कर रहा है किराना, मॉम एंड पॉप शॉप्स बोलते हैं इनको, जो आसपास की दुकानें होती हैं हमारे, और काफी करोड़ों में ये दुकानें हैं। और बोलते हैं कि अभी भी हमारा 80% रिटेल जो है पूरा सेक्टर इनके ऊपर डिपेंडेंट है, इतना ऑनलाइन होने के बाद भी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन से क्या ही मतलब है। ऑनलाइन अभी कितने ही लोग हैं, बस केवल शहरों के अंदर ही कर पा रहे हैं, गाँवों में अभी इतना नहीं है पेनिट्रेशन। साथ ही साथ में हमारी 65% पॉपुलेशन अभी भी गाँवों में निवास करती है। डिजिटल लिटरेसी इतनी ज्यादा है नहीं, पोवर्टी बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई मोबाइल से परचेजिंग कर रहा है, अभी भी रिटेल शॉप्स का बोलबाला है। और देख सकते हो आप 80% रिटेल सेक्टर जो है अभी भी इंडिया का जो है वो इस तरह से मॉम एंड पॉप शॉप्स जो आपके आसपास होती है उनसे चल रहा है। और 90% जो है उसमें से अनऑर्गेनाइज है। अब अनऑर्गेनाइज होने के अपने आप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सोशल सिक्योरिटी नेट के अंदर वो लोग नहीं आ पाते हैं, एक्चुअली में उनका एक्चुअल असेसमेंट नहीं हो पाता है इनकम का। और तो बहुत ज्यादा पॉलिसी डिलीवरी में भी दिक्कत आती है, स्कीम्स चलाने में भी दिक्कत आती है। तो फॉर्मलाइजेशन होना बहुत सही है, जरूरी है। फॉर्मलाइजेशन होने से आप पॉलिसी फॉर्मेशन बेटरली कर पाते हो, टारगेटेडली स्कीम्स की डिलीवरी कर पाते हो। वो सब तभी हो पाएगा जब फॉर्मलाइजेशन होगा। तो ओएनडीसी कैन हेल्प उनको प्लेटफॉर्म के ऊपर लाके, और हेल्प कर सकता है एक तरह से फॉर्मलाइजेशन के अंदर। ठीक है, और इससे उनकी एक डिजिटल हिस्ट्री क्रिएट होगी और इनेबल करेगा उनको वो फाइनेंसिंग के ऑप्शंस के अंदर। तो फाइनेंसिंग यदि आपको लेनी है तो आपको अपनी हिस्ट्री क्रिएट करनी पड़ेगी, आपका स्कोर बनाना पड़ेगा, तो वो काफी ओएनडीसी उसको फिजिबल बना देगा, काइंड ऑफ, है ना। तो ये भी ओएनडीसी का एक बेनिफिट रहेगा। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओएनडीसी विल इनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड क्रिएशन अपॉर्चुनिटी वगैरह। तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि लॉजिस्टिक हो जाएगी, पैकिंग हो जाएगी, लास्ट माइल डिलीवरी हो जाएगी, तो यहाँ पे जॉब और भी ज्यादा हो जाएंगी काफी सारी। ठीक है, फिर एनकरेजिंग वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन ऑफ एमएसएमई का पार्टिसिपेशन को भी इंक्रीज करेगा, और उनको भी इन प्लेटफॉर्म्स पे आने के लिए उत्साहित करेगा एक तरह से। अदर पोटेंशियल बेनिफिट्स में भी काफी ज्यादा है, जैसे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑपरेशंस हो जाएगा, इनहेंस, ये सभी कीवर्ड्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं जब भी डिजिटल कॉमर्स की बात आएगी। कोई भी जीएस 3 के अंदर, सॉरी, जब भी जीएस 3 के अंदर कोई क्वेश्चन आता है और वो ई कॉमर्स रिटेल वगैरह इन सबसे लिंक होता है, तो इसमें स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑपरेशंस, इनहेंस ट्रांसपेरेंसी इन प्राइसिंग, ग्रेटर इनोवेशन थ्रू ओपन नेटवर्क्स, इनको आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना चाहिए इन चीजों को, है ना। इस तरीके के जो कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, क्योंकि ये आपको एक्चुअली में काफी बेनिफिट करेंगे आंसर राइटिंग के अंदर। तो ये एक अकेला कीवर्ड अपने आप में काफी लंबी लाइन को नोट करता है, जो कि काफी हेल्पफुल हो सकता है जब आप आंसर राइटिंग करने जाओगे। तो कीवर्ड्स आपके पास होने चाहिए जीएस 2 के, जीएस 3 के स्पेसिफिकली, है ना। कौन कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं वो सभी। पोटेंशियल चैलेंज इन इम्प्लीमेंटिंग ओएनडीसी, ओएनडीसी को जब हम इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर पोटेंशियल चैलेंज है क्या। तो ग्रीवेंस रिडर्सल कैसे होगा। तो सबसे बड़ी बात तो है कि सब डिसेंट्रलाइज है, ओपन नेटवर्क बना दिया है, किसी का प्रोडक्ट कोई लेके जा रहा है, कौन डिलीवर कर रहा है, काइंड ऑफ काफी ज्यादा एक वेब बन चुका है। और पूरे वेब के अंदर जब बनेगा तो डिसेंट्रलाइजेशन हो रखा है सिस्टम का, तो ऐसी कंडीशन में लैक ऑफ क्लियरिटी क्रिएट होगी कि किसकी कंधों के ऊपर हम इस चीज की जिम्मेदारी डालें। यदि कोई गलती हुई है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, और उसको रिड्रेसल कैसे किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो इसको रेगुलेट कर नहीं रही है ना। ये तो अपने आप में एक नेटवर्क है, ओपनली बन रहा है, कंसेंसस पे बन रहा है, और वो सबको हेल्प करेगा, सबको बेनिफिट करेगा। बट गवर्नमेंट तो इसके अंदर इंटरवीन करेगी नहीं, तो कौन फिर एक्चुअली में ग्रीवेंस रिडर्सल करेगा प्रॉपरली, किसकी जिम्मेदारी होगी। ये एक चैलेंज रहेगा अपने आप में, है ना। इसको देखना पड़ेगा, इसके ऊपर थोड़ा सोचना पड़ेगा। बाद में डिफिकल्टीज इन इंश्योरिंग कंपेटिबिलिटी एंड इंटरऑपरेटिबिलिटी। तो कॉम्पिटिबिलिटी रहे, स्टैंडर्ड्स मैच हो, है ना। अब कोई नया यदि प्लेयर आ रहा है, उसको स्टैंडर्ड मैच करना है अमेजन जैसे प्लेटफॉर्म के साथ, तो वो अपने आप में कॉम्पिटिबिलिटी की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इंटरऑपरेबिलिटी की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो इंटरऑपरेबिलिटी और ये सब चीजों की प्रॉब्लम भी रहेगी। लिमिटेड टेक्निकल कैपेबिलिटी की प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि लोकल बिजनेसेस के पास में इतनी ज्यादा टेक्निकल कैपेबिलिटीज वगैरह नहीं होती है। प्राइवेसी और सिक्योरिटी का कंसर्न रहेगा फिर, क्योंकि ऐसा जो ओपन नेटवर्क होगा उसको कभी भी हैक वैक और उसमें पर्सनल डाटा होने की कंडीशन में उसको निकाला जा सकता है, और प्राइवेसी
के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो रहेगी। और कंपटीशन फ्रॉम बिग प्लेयर्स रहेगा, तो किस तरह से आप उनको एक्चुअली में हैंडल कर पाओगे। लाइक लोकल बिजनेस जब आएगा तो एक्सट्रीमली चैलेंज फेस करेगा, क्योंकि डिस्काउंट्स होते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स के द्वारा। जब उनकी सेल्स होती है तो वो लिक्रेटिव डिस्काउंट्स देते हैं। तो इन सब चीजों को कैसे हैंडल करना होगा, ये सभी चैलेंज है। इन सभी के ऊपर थोड़ा देखना होगा। तो ये सभी पोटेंशियल चैलेंज है ओएनडीसी को ओएनडीसी को इम्प्लीमेंट करने के अंदर। अब देखते हैं वे फॉरवर्ड क्या किया जा सकता है इसको, और ओएनडीसी को किस तरह से अच्छे तरीके से लाया जा सकता है, इसकी यदि हम बात करें तो प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट किया जाए एमएसएमई को, जो लोकल बिजनेस है उनको, उन लोगों को थोड़ा सा टैक्स भी बनाया जाए, और टैक्स के अंदर उनको थोड़ा सा समझाया जाए अच्छे से, और फिर उनको ऑन बोर्ड लाया जाए, डिजिटल ऑन बोर्ड के ऊपर बाद में उनको लाया जाए। फिर मिनिमल पर्सनल डाटा कलेक्शन हो, है ना, डाटा कलेक्शन ज्यादा ना हो। लिवरेज एंड स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन स्टार्ट जो इकोसिस्टम है हमारा, स्टार्टअप इकोसिस्टम, उसको यूटिलाइज किया जाए कुल मिला के। एंड एस्टेब्लिशिंग, है ना, ट्रस्ट किया जाए बिटवीन द अमॉन्ग द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के बीच में ट्रस्ट को बिल्डअप किया जाए। इसके लिए आपको ग्रीवेंस रिड्यूसल वगैरह, पब्लिक कंसल्टेशन वगैरह सब चीजें काफी फास्ट रखनी पड़ेगी, काफी तेजी से करनी पड़ेगी। ठीक है। और नीश प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इंक्रीज किया जाए। तो नीश प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है? फॉर इंस्टेंस ओएनडीसी कैन बी इंटीग्रेटेड विद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो ओडीओपी के बारे में आपने सुना होगा, तो उसके साथ ओएनडीसी को यदि लिंक कर दिया जाएगा तो कुल मिला के हम नीश प्रोडक्ट्स भी डिलीवर इससे कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ओएनडीसी, जिसमें हमने वे फॉरवर्ड से लेके, प्रॉब्लम से लेके, ओएनडीसी है क्या एज ए कंसेप्ट से लेके, और इंडिया के अंदर क्या चैलेंज है उसको इम्प्लीमेंट करने को लेके सभी चीजों को कॉम्प्रिहेंसिवली देख लिया है। आपको कोई डाउट हो ओएनडीसी के रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले टाइम के लिए। अभी इसकी बीटा वर्जन की टेस्टिंग चल रही है बैंगलोर के अंदर। अल्फा वर्जन टेस्टिंग हो चुकी है पहले, ठीक है, और बीटा वर्जन के अंदर लोगों को भी पार्ट लेने का मौका मिलेगा। ये वेब इसको डिनोट कर रहा है। जब पहले कंज्यूमर साइलोस में चीजों को देख रहा है, यहाँ पे पूरा वेब बना हुआ है जिसमें इंटर ऑपरेटेबिलिटी हो रही है। ठीक है। तो इंटर ऑपरेशन हो रहे हैं एक्चुअली में। तो यहाँ पे चीजें क्रॉस वेब के तौर पे आप देख सकते हो कि एक दूसरे की सर्विसेज को एक दूसरे प्लेटफॉर्म यूटिलाइज कर रहे हैं, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऐसी कंडीशन में कंज्यूमर को प्रोवाइड किया जा सकेगा। कोई डाउट है किसी का ओएनडीसी के रिगार्डिंग? ठीक है, डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज 2022 के अब आने वाले हैं, तो उसके रिगार्डिंग बात आ चुके हैं कुछ तो, है ना। तो न्यूज में है क्यों, देखते हैं। तो नोबेल प्राइज के लिए जो नोबेल असेंबली है ना, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, है ना, तो रॉयल असेंबली एंड द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, इन्होंने अनाउंस कर दिया है किस किस फील्ड के अंदर, है ना, मेडिसिन के अंदर अभी पूरे नहीं आए हैं नोबेल प्राइज, पूरे अनाउंस नहीं हुए, लेकिन मेडिसिन के अंदर, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के 2022 के लिए जो नोबेल प्राइज है वो आ चुके हैं। देखते हैं, अनाउंस कर दिए गए हैं। और किसने अनाउंस किए हैं, आ सकता है ये भी किसी भी एग्जाम के अंदर। नो नोबल, एक तो असेंबली है और एक नोबल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस है। नोबेल प्राइज के बारे में देखते हैं, इसकी हिस्ट्री को देखते हैं थोड़ा, क्या है नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज इंटरनेशनल अवार्ड है जो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है नोबेल फाउंडेशन इन स्टॉकहोम, स्वीडन के अंदर। तो ये स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर नोबेल फाउंडेशन है, वो पूरी तरह से नोबेल प्राइज को क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है। एंड ये किसके ऊपर बेस्ड है, पूरी तरह से अल्फ्रेड नोबेल के बारे में आपने सुना होगा, वहां से ये पूरा लिंक है। तो उनकी लास्ट विल थी, उनकी इच्छा थी इसके बाद में कि ये अवार्ड दिए जाए। तो अल्फ्रेड नोबेल जो कि एक स्वीडिश इन्वेंटर एंटरप्रेन्योर थे, इज पॉपुलरली नोन फॉर इन्वेंटिंग डायनामाइट, ब्लास्टिंग कैप एंड स्मोकलेस गन। मे भी मेरी आवाज चली गई थी बीच में शायद, है ना, मे बी। तो मैं बता दूं दोबारा से, अल्फ्रेड जो नोबेल है, उन्होंने, वो एक स्वीडिश इन्वेंटर थे जिन्होंने और एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने की, जिनको जाना जाता है डायनामाइट के लिए, ब्लास्टिंग कैप के लिए, और स्मोकलेस गन पाउडर को क्रिएट करने के लिए। ठीक है। अब कैटेगरीज देखते हैं किस किस कैटेगरीज के अंदर मिलता है, और एक कैटेगरी बाद में बढ़ाई गई थी, वो कैटेगरी कौन सी है। तो 1901 से स्टार्ट किया गया है। एंड द प्राइज इज अवार्डेड एनुअली फ्रॉम बल्क ऑफ फॉर्चून लेफ्ट बाय अल्फ्रेड नोबल। बल्क ऑफ फॉर्चून जो अल्फ्रेड नोबल द्वारा छोड़ा गया था, उसमें से ये प्राइज हमेशा दिए जाते हैं। और इसकी 5 कैटेगरीज हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी स्टार्टिंग में है ना 1901 में, कहाँ कहाँ पे दिया जाता था, फिर एक और कैटेगरी बढ़ा दी गई है बाद में। पहले दिया जाता था ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी और मेडिसिन बोल सकते हैं, लिटरेचर एंड पीस, तो इनके अंदर था। फिर बाद में इसको एक और बढ़ा दिया गया। तो ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। और जो छठे नंबर की कैटेगरी है
वो लाई गई, वो एक्चुअली में अवार्ड दिया जाता है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज के अंदर, और 1968 में इसको बनाया गया, और इसको देता है रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन, एंड वाज फर्स्ट अवार्डेड इन 1969। तो ये नोबेल प्राइज के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आजकल प्राइजेस के बारे में बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो यूपीएससी भी ला सकता है क्वेश्चन, और दूसरे एग्जाम्स भी कंडक्ट होते हैं वो भी पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। पांच नहीं, छह कैटेगरी है। छठी कैटेगरी जो इंट्रोड्यूस की गई है 1968 के अंदर की गई है, ये है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज, और इसका जो अवार्ड दिया जाता है, इसका जो पैसा दिया जाएगा, वो रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा दिया जाएगा, काइंड ऑफ। ठीक है, हम देखते हैं आगे विनर्स को क्या मिलता है। यदि इसकी बात करें हम इसके अंदर, तो एक नोबेल डिप्लोमा मिल जाता है उनको, नोबेल मेडल मिलता है उनको, और कैश प्राइज ऑफ 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मिलता है इनको, है ना। तो ये ध्यान रखना, दे हैव इट टू डिलीवर ए लेक्चर, उनको एक लेक्चर भी डिलीवर करना होता है प्राइज वगैरह लेने से पहले, है ना, मनी को लेने से पहले, काइंड ऑफ। अब थोड़ा हम इंडिया की देखते हैं हिस्ट्री की, इंडिया में किस किस को मिला है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला था 1913 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर, आप काफी अच्छे से जानते हैं इस चीज को। ठीक है, हाँ, तो मेरी आवाज चली गई थी बीच में शायद। तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था ये, आपको ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में इंडिया के अंदर नोबेल प्राइज। फिर आते हैं सीवी रमन। सीवी रमन को 1930 के अंदर मिला है। ठीक है, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट को इन्होंने डिस्कवर किया था, तो इसके लिए रमन इफेक्ट के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना थोड़ा। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर हरगोविंद खुराना को मिला है। कीप स्माइल, यू कैन एक्चुअली म्यूट योर माइक, थोड़ा इसमें साउंड आ रहा है, तो स्माइल आपके आपका माइक आप म्यूट कर लीजिए। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो हरगोविंद खुराना जो है, उनको नोबेल प्राइज मिला है फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी और मेडिकल साइंस के अंदर, एक तरह से मेडिसिन के अंदर 1968 के अंदर इनको नोबेल प्राइज मिला है, फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक कोड एंड फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इनको दिया गया था। उसके बाद है मदर टेरेसा को 1979 के अंदर मिला है, और ये नोबेल प्राइज इन पीस मिला है इनको, और फॉर वर्क इन ब्रिंगिंग हेल्प टू सफरिंग ह्यूमैनिटी, तो इसके लिए उनको दिया गया है प्राइज। फिर एक ये है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स मिला है, ये देख लेना आपको। फिर अमर्त्य सेन को मिला है इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल प्राइज। उसके बाद में आपके वेंकट रमन, ठीक है, और रामाकृष्णन, इनको मिला है केमिस्ट्री के लिए 2009 के अंदर। फिर कैलाश त्यार्थी को मिला है 2014 के अंदर, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज मिला है। एंड देन फाइनली जो मिला है अभी अभिजीत बनर्जी को मिला है, आपको पता ही है, 2019 के अंदर नोबेल इकोनॉमिक्स साइंस के लिए, है ना। तो इनके साथ इनकी वाइफ को भी मिला है, तो ये कंबाइंड प्राइज था, तीन लोगों को मिला है, दो लोगों को मिला है, आई थिंक। तो ये पूरा आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि थोड़ा बहुत और नोबेल प्राइज के बारे में देखते हैं। और हु अवार्ड्स द प्राइज, प्राइज देता कौन है, तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस अवार्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स के अंदर। जो आपका लिटरेचर वाला होता है, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जो होता है, ये देता है स्वीडिश अकेडमी, स्टॉकहोम स्वीडन। नोबेल असेंबली एट कैरोलिनस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन अवार्ड्स द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। तो अलग अलग देते हैं, इतना ज्यादा नेटिविटी में हमको देखने की जरूरत नहीं है कौन क्या दे रहा है, बस ये देख लेना है कि अवार्ड मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया काइंडली नोट दैट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मेडिसिन हैव बीन कवर्ड अंडर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन, एंड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर एंड नोबेल प्राइज पीस आर कवर्ड इन द कल्चरल सेक्शन। तो ये थोड़ा सा देख लेना आपको, इंडिया को किस किस को मिले हैं वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स देखते हैं अब किसको मिल रहा है इस बार। जो इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल प्राइज है, वो यूएसए की तीन लोग हैं, उनको दिया जा रहा है ये। ठीक है, तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी जो है साइंस ने डिसाइड किया है कि इन्होंने ये जो प्राइज दिया जाएगा इकोनॉमिक साइंस के लिए, ये रिसर्च ऑन, ये फालतू की बात है, तीन लोग हैं यूएस के, है ना, इंडिया का कोई नहीं है, इस बात ध्यान रखना, तीन यूएस के इकोनॉमिस्ट हैं, इनके नाम आप देख लेना। बेन एस, जो भी नाम है इनके, बंस नहीं, जो भी नाम है ना, वो देख लेना थोड़ा, एक बार ऊपर से भी देख लोगे आप लोग, तो कभी आएगा पेपर में तो आपको पता चल जाएगा। एक डायमंड है, ठीक है, एक फिलिप है ये कोई, और ये बेन एस जो भी है इनका नाम, ये आप देख लेना थोड़ा। उसके बाद देयर वर्क फाउंड ऑन अंडरस्टैंडिंग रोल ऑफ द बैंक्स इन इकोनॉमी, और किसके लिए मिल रहा है ये भी काफी बार पूछा जा सकता है। तो बैंक्स का क्या वाइटल रोल रहा है इकोनॉमी के अंदर, तो इसको इन्होंने काफी इसके ऊपर काम किया है, काफी अंडरस्टैंडिंग इन्होंने बिल्डअप किया है, तो इसके लिए इनको है ना ये दिया जा रहा है। भाई बैंक जो होता है कितना वाइटल रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी के अंदर, और किस तरह से वो इकोनॉमी के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज के पेनिट्रेशन को इंश्योर करते हैं, इन सभी चीजों की वजह से इनको ये वाला अवार्ड दिया गया है। दे आर फाइंडिंग आर ग्रेटर बेनिफिट्स ऑफ टू सोसाइटी, तो काफी ज्यादा बेनिफिट रहा है इनकी फाइंडिंग से सोसाइटी को, क्योंकि बैंक के ऊपर इन्होंने काफी रिसर्च किया है, और एक तरह से इसने हेल्प की है हमारी किस चीज के अंदर, इम्प्रूव अवर एबिलिटी टू अवॉइड बहुत सीरियस क्राइसिस एंड एक्सपेंसिव बेल आउट।
तो इन्होंने पूरा पता है काफी अच्छे से स्टडी किया बैंकिंग सिस्टम को और किस तरह से बैंकिंग सिस्टम को हैंडल करना चाहिए। इनमें से एक जो है वो तो फेडरल बैंक, जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई होता है वैसे ही फेडरल रिजर्व है वहाँ पे यूएसए में, उनके हेड भी हैं, हेड रह चुके हैं या है इनमें से एक जो है। तो इन्होंने काफी अच्छे से रिसर्च किया है, उसका काफी अच्छा फायदा रहा। और 2007 का शायद जब क्राइसिस आया था तो उनमें से एक ने काफी अच्छे से उस क्राइसिस को उनकी फाइंडिंग्स की वजह से मतलब यूज भी लिया था और काफी अच्छे से हैंडल किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बताते हैं ये जो मैं बता रहा था आपको अबाउट द रिसर्च, बताते हैं बैंकिंग में क्या किया इन्होंने। रिसर्च बाई बन बनने जो भी इनका नाम है ना, तो इन्होंने क्या किया है, बन एंड बोल दो इनको जो भी है ना। तो इन्होंने किया है एक्चुअली में जो मैं आपको बता रहा था, ग्रेट जो डिप्रेशन था 1930 का, वहां पे इन्होंने बोला एक्चुअली में इसका सेंस मैं आपको बता देता हूँ कि जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930 का, वो बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक क्राइसिस में बदल गया, वो थोड़ा ज्यादा मतलब वर्स्ट हो गया एक तरह से। क्यों हो गया? क्योंकि उस टाइम पे एक्चुअली में पता नहीं था इस चीज का। जस्ट मिनट। उस टाइम पे इस चीज का पता नहीं था कि एक्चुअली में बैंकिंग का क्या वाइटल रोल होता है, तो वो थोड़ा सा बैंक रन की प्रॉब्लम आने लगी थी उस टाइम पे। सॉरी, 1983 में एक बैंक रन की प्रॉब्लम हुई थी। बैंक रन की प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे एक्चुअली में मान लो कि बैंक है और बैंक को के पास आपका जमा रहा है पैसा, और यदि कोई मिस इन्फॉर्मेशन बैंक के बारे में फैला दी जाए कि बैंक तो डूब रहा है, तो सब लोग वहां पे भागेंगे, सब लोग वहां पे जाएंगे और सब लोग जाके एक्चुअली में पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में बैंक जो होगा कोलैप्स हो जाएगा, बैंक रन हो जाएगा, इस तरीके की प्रॉब्लम होगी तो। ठीक है, तो उसको बैंक रन बोलते हैं। तो मतलब इन सब चीजों के ऊपर उन्होंने काफी स्टडी की है, काफी ज्यादा रिसर्च किया है, काफी कुछ देखा है। एंड देन फाइनली इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया, हेड ऑफ यूएस जो फेडरल रिजर्व है वो भी हैं, और उन्होंने प्रिवेंट किया है फर्दर डिटोरिएशन ऑफ 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो इन्होंने कुल मिला के अपनी जो नॉलेज थी उसके थ्रू ज्यादा डिटोरिएट होने से बचाया है सिचुएशन को। तो इन्होंने काफी अच्छे से अपनी नॉलेज को, अपनी रिसर्च को यूटिलाइज किया 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को ज्यादा खराब होने से रोकने में। ठीक है, तो इसके लिए काफी ज्यादा जाना जाता है इसको, है ना, इनको, और इसी वजह से नोबेल इनको दिया भी गया है। तो उसके बाद देखते हैं आगे। उसके बाद ये डायमंड और जो दूसरे फिलिप्स जो भी है इनका नाम, ठीक है, इन्होंने भी काफी ज्यादा रिसर्च वगैरह किया है और इनकी रिसर्च की वजह से भी बेनिफिट हुआ है। तो कुल मिला के इतनी निटिगिटी में हमसे नहीं पूछा जाएगा, बट हमको ये ध्यान रखना है कि किस वजह से इनको अवार्ड दिया गया है। तो इन्होंने बैंकिंग जो पूरा सेक्टर है उसके ऊपर काफी कुछ रिसर्च किया है और उससे काफी ज्यादा सोसाइटी को बेनिफिट भी हुआ है। ठीक है, इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बैंक रन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया था। अबाउट बैंक रन देख लेते हैं। बैंक रन हैपेंस व्हेन डिपॉजिटर्स बिकम वरीड अबाउट बैंक सर्वाइवल एंड दस टू विड्रॉ देयर सेविंग्स। तो ऐसे में मैंने तुमको बता ही दिया था पहले आप लोगों को कि इस वजह से बैंक होता है। तो इफ इनफ पीपल डू दिस साइमल्टेनियसली, काफी सारे लोग यदि एक साथ ऐसा करेंगे तो बैंक जो होगा, रिजर्व कैन नॉट कवर विड्रॉवल, तो सारा पैसा, इतना पैसा बैंक के हाथ में तो होता नहीं है, वो तो आगे एक्सटेंड कर देते हैं लोन, तो वो बैंक करप्ट हो जाएगा एक तरीके से, बैंक करप्सी वहां पे आ जाएगी। और यही हुआ था एक्चुअली में 1929 का जब रिसेशन आया था तब। तो उस टाइम पे बैंक रन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई थी और ये जो रिसेशन था एक फुल फ्लैश बैंकिंग क्राइसिस के अंदर कन्वर्ट हो गया, क्योंकि पहले लोगों को पता नहीं था कि इसको कैसे हैंडल करना है। बाद में लेकिन बताते हैं इनकी रिसर्च ने काफी अच्छा वाइटल रोल प्ले किया है और 2008 में ऐसा होने से बचा लिया है। तो सोसाइटी के लिए बेनिफिट किया है, तो ठीक है, तो फिर प्राइज मिलना ही है, तो इसी वजह से प्राइज मिल रहा है। ठीक है, तो यही था इसके अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा तेजी से चलते हुए, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, डी बस जो है उसको देखते हैं क्या है। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो है, तो इसमें इतना ज्यादा आपको ना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है। सिंपल सा है कि फैसिलिटेटर का काम करेगा, एक आपका बैंक होता है, एक आपका कस्टमर होता है। बैंक और कस्टमर के बीच में जो फैसिलिटेशन का काम करेगा, मीडिएटर का जो काम करेगा, जो फैसिलिटेट करेगा बैंकिंग सर्विसेज को कस्टमर्स के लिए, वो डी बस है। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स ये है क्या, पीएम ने अभी, जो हमारे पीएम है उन्होंने अभी डेडिकेटेड किए हैं 75 डिजिटल बस यूनिट्स एज ए पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू स्प्रेड बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल बैंकिंग टू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया, कॉर्नर ऑफ इंडिया। तो इसमें यही है डी बस को मैंने बता दिया एक्चुअली में। एज ए कंसेप्ट डी बस क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। एज ए कंसेप्ट डी बस जो है कुछ नहीं है, ये एक फिजिबिलिटी एंड ये थोड़ा सा मतलब कि फैसिलिटेटर का काम करेगा बिटवीन द बैंक्स एंड द कंज्यूमर्स। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं थोड़ा इसको कि रिसेंटली क्या किया है आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑल्सो इश्यूड गाइडलाइंस ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीबीयूज। डीबीयूज के एस्टेब्लिशमेंट के लिए गाइडलाइंस लाई गई है कि भाई कौन सा डीबीयू कैसे लगाया जा सकता है, उसके लिए क्या जरूरी है। तो इसमें डीबीयूज को एक तरह से स्पेशलाइज्ड फिक्स्ड पॉइंट के रूप में बिजनेस के तौर पे भी इनको जाना जाता है। फीचर्स ऑफ डीबीयूज जान लेते हैं हम, क्या क्या करते हैं डीबीयूज। पहले मैंने बता दिया फैसिलिटेटर का काम करता है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की ये हेल्प से कस्टमर्स के लिए काफी ज्यादा आसान बना देते हैं बैंकिंग एक्सेस को, बैंकिंग
सर्विसेज की उपलब्धता को काफी आसान बना देते हैं। तो फीचर्स ऑफ डी बस को देखते हैं क्या है। तो ये क्या करता है, पहली बात तो एन इफिशिएंट पेपरलेस सिक्योर कनेक्शन कनेक्टेड एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। मोर सर्विस बीइंग अवेलेबल इन सेल्फ सर्विस मोड, ज्यादातर सर्विसेज सेल्फ सर्विस मोड के अंदर अवेलेबल होती हैं। एनहेंस करता है डिजिटल एक्सपीरियंस को, ऐसे प्रोडक्ट्स के जो डिजिटल एक्सपीरियंस है उसको एनहेंस करता है। एनेबल करता है कस्टमर्स टू हैव कॉस्ट इफेक्टिव एंड कन्वीनियंट एक्सेस। ये सब चीजें करता है, तो फैसिलिटेटर का काम करता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था इस चीज को। ठीक है, अब देखो क्या क्या होता है, इसमें भी दो टाइप की मॉडल है। तो इसके लिए बोला गया है कि ये ब्रिक एंड मोटार बैंकिंग आउटलेट्स का ब्रिक एंड मोटार की तरह काम करता है। इसमें दो मॉडल है। सेल्फ सर्विस जोन है, जैसे मान लो कि आप कस्टमर हो और आप एटीएम को कैश डिपॉजिट मशीन वगैरह, तो इसमें आपको ना सेल्फ सर्विस मिल रही है इस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। तो और दूसरा है डिजिटल असिस्टेंस जॉन, इसमें कंज्यूमर टू अंडरटेक द सर्विसेज इंक्लूडिंग ओपनिंग ऑफ द सेविंग अकाउंट काइंड ऑफ। मतलब आप समझ पा रहे हो कुल मिला के कि इसमें है क्या। फालतू में बहुत ज्यादा इसको ब्रॉड कर रखा है इन लोगों ने, इतना कुछ है नहीं स्पेशली, है कुछ नहीं, केवल केवल फैसिलिटेटर का काम कर रहा है। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो लेके आना है बस। तो सिग्निफिकेंस और डीबीयू को देखते हैं, तो प्रमोट करता है डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी वगैरह, क्योंकि लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट वगैरह करेगा, सिंप्लीफिकेशन करेगा बैंकिंग का पूरे का प्रोसीजर का, और डिजिटल बैंकिंग एडॉप्शन को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें होंगी। उसके बाद बताते हैं, इट इज एस्टिमेटेड दैट 540 मिलियन का मतलब समझ रहे हो, 54 करोड़, आई थिंक, हाँ, 54 करोड़ पीपल इन इंडिया हैव नेवर मेड ए डिजिटल पेमेंट। अब देखो कितना शॉकिंग फिगर है ना, काफी शॉकिंग तो नहीं है, तो होना ही था, है ना। हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या में से 54 करोड़ लोगों ने अब तक कभी भी कोई डिजिटल पेमेंट नहीं किया है ना। इस चीज को ध्यान रखना, ये बताया जाता है, स्टडीज ने बताया है ऐसा, जो भी रिसर्च स्टडीज हुई है उन्होंने। उसके बाद इसकी वजह से क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। लोगों को बैंकिंग सिस्टम का पता चलेगा, उनकी कनेक्टिविटी नहीं रहती है तो कनेक्टिविटी करेंगे, मे बी पॉसिबल डोर बाय डोर भी एक चले जाएं, है ना। लेकिन डोर बाय डोर नहीं, वैसे इनको एस्टेब्लिश करना है अपने आप को, लेकिन वो सब कुछ भी हो सकता है जो भी है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फिनडेक्स डाटाबेस 2021, इंडिया इज अमंग द 7 कंट्रीज विच इज होम टू हाफ द वर्ल्ड्स 1.4 बिलियन अडल्ट विदाउट एक्सेस टू फॉर्मल बैंकिंग। तो मतलब हमारे अडल्ट के पास फॉर्मल बैंकिंग ही नहीं है, और इंडिया भी इसमें काफी आगे है। उसके बाद है ना, और भी ये रोबस्ट करेगा, सिक्योर करेगा सिस्टम को, स्ट्रेंथन करेगा डिजिटल इकोनॉमी को। ठीक है, एमएसएमई वगैरह को एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेसिंग वगैरह, ये सब चीजें वही बातें हैं। अदर बेनिफिट्स और क्या हो सकते हैं डीबीयूज के, रिड्यूस करेगा ऑपरेटिंग जो कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाएगी, और यूजेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। 24/7 जो है आप बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल आपके पास रहेंगी। ठीक है, ये बेनिफिट हो जाएगा। ग्रेटर पर्सनलाइजेशन हो जाएगा एक तरह से प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वगैरह को यूटिलाइज किया जाएगा, रियल टाइम डाटा प्रोसेस किए जाएंगे। ठीक है, ये भी कीवर्ड्स है, ध्यान रखना आपको, है ना, ये कीवर्ड्स यूटिलाइज करना है, साइंस के कीवर्ड्स है, मतलब एक तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूटिलाइजेशन के कीवर्ड्स है। एंड सपोर्ट ट्रांसपेरेंसी वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी। अब आगे चलते हैं, लिमिटेशंस क्या है डीबीयू की। लो पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है एक्चुअली में, सेमी अर्बन रूरल एरिया के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है, और लोगों को इंटरनेट वगैरह का यूज भी पता नहीं है अच्छे से, तो वो एक अपने आप में प्रॉब्लम है। उसके बाद डिजिटल कनेक्टिविटी का इशू है, क्योंकि हर जगह तो डिजिटल कनेक्टिविटी, अभी तक तो गाँवों में काफी जगह पे बहुत फार फ्लंग एरियाज के अंदर तो नेट की अवेलेबिलिटी भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर डिजिटल कनेक्टिविटी का भी इशू रहता है। उसके बाद में हायर साइबर फ्रॉड्स होने की संभावना है। मान लो किसी इंसान को आपने डिजिटल लिटरेसी दी और उसको पूरी तरह से डिजिटल लिटरेट आप नहीं कर पाए, तो मिसयूज हो सकता है। उसका अकाउंट आपने ओपन करवा दिया, उसका थंब आपने लगवा दिया, सब कुछ करवा दिया, उसको करवा के आपने दे दिया। अब पता चला उसको ज्यादा लिटरेसी तो है नहीं, कोई इंसान आया उसके पास बोलता है कि आपको मैं आपको, मतलब कुछ भी तरीके से उसको पागल बना के और उससे पैसे निकाल लेता है। तो हाफ नॉलेज भी खतरनाक होती है, घातक होती है, तो उसकी पूरी की पूरी जो इनकम है वो जा सकती है। तो इसमें साइबर अटैक्स वगैरह भी हो सकते हैं उसको फोन करके, क्योंकि देखा होगा आपने काफी ज्यादा जो कॉल्स हमारे पास रैंडम आते रहते हैं, वो जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिटेल्स मांगते रहते हैं, तो उन लोगों के टारगेट होते हैं वो लोग, 1000 1000 2 2 हजार लोगों को दिन में कॉल करते हैं। और ऐसी कंडीशन के अंदर वो गाँव में भी ज्यादा करते हैं, गाँव उनको पता होता है कि कहाँ पे ज्यादा ये चीजें सफल रहेंगी, और फिर वहां पे वो 5 6 लोगों को भी यदि यहाँ से अपना शिकार बना लेते हैं तो फिर उनका काम हो जाता है। तो अभी भी इंडिया में काफी चल रहा है ये। तो इस तरह से काफी दिक्कत है इन सब चीजों के अंदर। फिर इनिशियल कॉस्ट काफी ज्यादा है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने की, काइंड ऑफ, है ना। वे फॉरवर्ड के अंदर वही है, वही सब चीजें बार बार बोलते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाओ, लोगों के अंदर लिटरेसी लेके आओ फाइनेंशियल, है ना। उसके बाद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहेंस करो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंश्योरिंग दैट देयर इज अ ट्रस्ट इन द डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम। डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम के अंदर ट्रस्ट बिल्डिंग हो, ट्रस्ट हो, इस चीज को भी इंश्योर करो। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज, जिसमें हमने डी बस को देखा, जो कि फैसिलिटेटर का काम कर रहा है एक तरह से बैंकिंग कंज्यूमर्स के लिए। बैंकिंग सर्विसेज के फैसिलिटेशन का काम किया जा रहा है डी बस के द्वारा। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखेंगे पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इन 2022। तो पॉवर्टी एंड शेयर्ड जो प्रॉस्पेरिटी है उसकी बात करेंगे।
तो पॉवर्टी इंडिया के अंदर काफी है, आफ्टर कोविड काफी ज्यादा हो गई है। ग्लोबल पॉवर्टी जो आ रही है उसमें इंडिया का जो शेयर है वो बहुत ज्यादा है। अभी आप काफी ज्यादा ऐसे फिगर्स देखोगे जिससे आपको लगेगा कि 80% जो पॉवर्टी बढ़ी है वर्ल्ड वाइड आफ्टर कोविड, उसमें 80% इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। तो पर कैपिटा इनकम हमारी अच्छी है नहीं, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। इसी के साथ में प्रॉस्पेरिटी कैसी लाई जाए, उसके लिए क्या वे फेवर हो सकता है, क्या सजेशन हो सकते हैं, वो सब इस आर्टिकल में लिखे हैं। तो देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलेंगे आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें। ठीक है। वैसे इस मैगजीन के बारे में मैं बता दूं, ये मेंस को काफी अच्छे से कैटर करती है। प्रीलिम्स के भी इसमें फैक्चुअल चीजें होती हैं, बट मेंस के लिए काफी काफी ज्यादा कैटर करती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर ये उसको कॉम्प्रिहेंसिवली 360 डिग्री अप्रोच के साथ कवर कर लेते हैं। तो आप आराम से उसमें से 250 वर्ड्स लिख सकते हैं अपने आंसर के लिए। तो और हर एक आर्टिकल एक से दो क्वेश्चन को कैटर कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से उस अप्रोच के साथ आप इसको देखोगे तो काफी यूजफुल मैगजीन है। अब देखते हैं, यदि 9-10 महीने की मैगजीन कर ली जाती है तो मेंस का, मैंने पहले भी बताया, 65% काम आपका हो जाता है। यदि आप 10 महीने की मैगजीन को अच्छे से कर लो, अच्छे से करने का मतलब है आपको उसकी लाइनें पता होनी चाहिए अच्छे से, है ना, काइंड ऑफ 4-5 रिवीजन मतलब होनी चाहिए। तो अब देखते हैं पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इन 2022 के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली रिलीज किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पास यही आ गया कि कौन रिलीज करता है ये रिपोर्ट। ये रिपोर्ट निकाली है पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी 2022 वर्ल्ड बैंक ने, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। उसके बाद इसकी की फाइंडिंग्स क्या रही है, तो काफी शॉकिंग फाइंडिंग्स आएंगे, आप देखना इसमें, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेटबैक टू ग्लोबल पॉवर्टी ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक। तो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से सबको ही पता है कि ग्लोबल जो पॉवर्टी वगैरह है वो बढ़ चुकी है। और पेंडेमिक इंक्रीज द ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट टू एस्टिमेटेड 9.3%। पहले देखो, हर चीज की रेट होती है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि इतने लोग अनएम्प्लॉयड है। रेट होती है कि पिछली साल की तुलना में अगली साल, नेक्स्ट ईयर, कितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट की रेट, तो रेट एक अलग चीज होती है। तो बताते हैं कि 8.4% 2019 में हमारी पॉवर्टी की रेट थी जो 9.3% हो गई, है ना। काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो ये वर्ल्ड वाइड फिगर बता रहे हैं कुल मिला के, है ना। उसके बाद अभी हम इंडिया के फिगर्स भी इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी। तो 2019 के अंदर बताते हैं वर्ल्ड की लगभग हाफ पॉपुलेशन, ठीक है, पॉवर्टी के अंदर थी। और 2020 में हिस्टोरिकल टर्निंग हुई है आफ्टर कोविड। और उसमें हुआ हुआ क्या है, ग्लोबल इनइक्वालिटी जो है पहली बार बहुत बड़ी है इस डिकेड के अंदर। अभी देखो, इन सब चीजों से मतलब नहीं है, मेजर चीज देखते हैं, है ना। जो मेजर चीज है ना उसको देखते हैं। ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको काम में भी नहीं आएंगे इतनी ज्यादा, इंडिया से रिलेटेड चीजों को देखते हैं हम, जो हमको काम आएगी, हमारे एग्जाम में हम यूज में ले पाएंगे। तो इंडिया रिलेटेड फाइंडिंग्स देखते हैं। तो इंक्रीज इन पॉवर्टी, इंडिया में पॉवर्टी की इंक्रीज हुआ है। और हमारा एक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, डाटा को पूरा मॉनिटरिंग वगैरह करता है ये, तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बताया कि नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी इंक्रीज बाय 56 मिलियन इन 2020। मतलब 5.6 करोड़, 56 मिलियन मतलब 5.6 करोड़ लोग 2020 में बढ़ गए हैं गरीबी में। ठीक है, वर्ल्ड वाइड मतलब बढ़े हैं इतने ज्यादा। और बताते हैं 80% ऑफ द टोटल 70 मिलियन पीपल ग्लोबली पुश्ड इनटू पॉवर्टी। तो मतलब बताते हैं कि 7 करोड़ लोग वर्ल्ड वाइड आफ्टर कोविड पॉवर्टी के अंदर चले गए हैं ड्यू टू कोविड। उसमें से 80% लोग इंडिया के हैं, ये जो 5.6 करोड़ लोग हैं। तो आप देख सकते हो कि इंडिया के ऊपर कितना तगड़ा मतलब इसका टोल आया है। एक तरीके से ये साफ साफ यहाँ पे देखा जा सकता है कि इंडिया के ऊपर सबसे ज्यादा असर हुआ है इस चीज का, है ना। अब बाद में देखते हैं रेट ऑफ पॉवर्टी डिक्लाइन वाज लेस देन सजेस्टेड बाय अर्लियर एस्टिमेट्स। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अब देखते हैं एब्सेंस ऑफ रिसेंट डाटा फॉर इंडिया। अब आपको पता है इंडिया के अंदर अभी तक भी हमारा इस बार का सेंसस हुआ नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास लेटेस्ट डाटा भी नहीं है। ये भी एक काफी बड़ी प्रॉब्लम की बात है। तो ये बताते हैं सीवियरली लिमिटेड मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन साउथ एशिया। और बताते हैं इंडिया के पास तो लास्ट 2011 के सर्वे हैं काफी सारे, तो अच्छे से सर्वे भी अवेलेबल हमारे पास नहीं है, तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। उसके बाद नोटेबल सक्सेस ड्यूरिंग द कोविड-19। तो बताते हैं इसमें क्या है, सक्सेस क्या रही है ड्यूरिंग कोविड-19, इंडिया मैनेज टू प्रोवाइड। तो मतलब सक्सेसफुल चीजें क्या रही हैं उसकी बात बता रखी है यहाँ पे। तो इंडिया ने अपने 85% रूरल हाउस होल्ड को, 69% अर्बन हाउस होल्ड को फूड प्रोवाइड कर दिया था। फूड और कैश प्रोवाइड कर दिया, सपोर्ट दे दिया। ये काफी बड़ी एक अचीवमेंट रही थी इंडिया की। ठीक है, तो ये बताया गया है इसके अंदर, जो आपको पता ही है, हमारा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, और उसके थ्रू जो हम जिस तरह भी दे रहे हैं अनाज वगैरह, तो उसके बारे में बात यहाँ पे चल रही है। मनरेगा भी एक सक्सेस थी इंडिया के लिए। तो मनरेगा और ये दो जो चीजें हैं फूड सिक्योरिटी, काफी सक्सेसफुल थी इंडिया के लिए। अब थोड़ा सा हम एक लाइट डाल देते हैं इस चीज के ऊपर कि पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स इंडिया में चल क्या रही हैं, कौन कौन सी पॉवर्टी को एलिवेट कर सकती हैं। ये देखो एक साथ चार्ट आ गया है इस स्कीम्स का, तो आपको काफी बेनिफिट कर सकता है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देखना। तो पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स, यदि आपकी हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, एक तरह से सोशल सिक्योरिटी की तरह काम करता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ऑटोमेटिकली आपकी पॉवर्टी कम होगी।
तो इसमें बताया गया है कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के अंदर क्या चल रहा है, आयुष्मान भारत चल रहा है, जो कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देता है। अभी मुझे लगता है कि काफी सारे हाउस होल्ड को इसमें कवर किया जा रहा है, और इसको अच्छे से पढ़ना है आयुष्मान भारत को पूरा, है ना। उसके बाद प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना वंदनम योजना है, पोषण अभियान है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जिसकी बात मैंने अभी करी थी, पीडीएस सिस्टम की बात है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड के लिए कौन सी स्कीम्स है, तो एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड के लिए जो स्कीम्स है उसमें है दीनदयाल अंत्योदय योजना, एनआरएलएम बोलते हैं इसको, नेशनल लाइवलीहुड मिशन। एक है महात्मा मनरेगा का, आपको पता ही है। उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल सर्टिफिकेशन, इसी मैगजीन में इसके बारे में आगे बताया भी जाएगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सोशल सिक्योरिटी की देखते हैं तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, लाइफ कवर 2 लाख का है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, लाइफ कवर 2 लाख का है। इसमें भी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये भी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। अब देखते हैं स्कीम टू ओवरकम इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19। कोविड 19 के इम्पैक्ट को कवर करने के लिए कौन कौन सी स्कीम्स थी, तो एक तो पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम थी, और पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, स्वनिधि जिसे बोलते हैं, तो ये थे, इसमें माइक्रो क्रेडिट्स प्रोवाइड किए गए थे। और एक था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज ऑफ फूड इंश्योरेंस एंड हेल्थ वर्कर सीटीसी, तो ये भी एक थी, है ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो इसके लिए फूड वगैरह इसमें अवेलेबल करवाया गया है, काइंड ऑफ, तो ये पूरा था। और फिर अदर जो है अफोर्डेबल हाउसिंग की बात चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना की हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक इसकी बात चल रही है, और अफोर्डेबल कुकिंग फ्यूल वगैरह, जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सब्सिडी बेसिस मतलब कुकिंग फ्यूल वगैरह की बात यहाँ पे चल रही है। अब वे फॉरवर्ड क्या है, क्या रिकमेंडेशन रही है, उसको थोड़ा देख लेते हैं, तो फिर खत्म करते हैं जल्दी। तो इसमें रीओरिएंटेशन करना है स्पेंडिंग का सब्सिडीज के टुवर्ड्स, मतलब कि थोड़ा ज्यादा इसको रैशनलाइज करना है ना। फिर इंक्रीज करना है पब्लिक का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग रन डेवलपमेंट के लिए, काइंड ऑफ, ये सारी इनके सजेशन है। रिफॉर्म करना है फिजिकल पॉलिसी को, मोबिलाइजेशन करना है रेवेन्यू को, वगैरह वगैरह। इंडिया में पॉवर्टी के रीजंस क्या हैं, यदि उनको हम देखना चाहें तो देखो, एक तीन चार, एक तो इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19 से भी पॉवर्टी बढ़ी है, इसका मतलब कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। राइजिंग फूड एंड एनर्जी प्राइसेस, तो अभी वर्ल्ड वाइड जो सिनेरियो बन रहा है, यूक्रेन रशिया का वॉर भी चल रहा है, काफी कुछ प्रॉब्लम चल रही है वर्ल्ड वाइड भी, तो हमारे यहाँ पे एनर्जी की प्राइस, जो कि फ्यूल वगैरह हम लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसकी प्राइसेस काफी हाई है, और फूड की प्राइसेस भी हाई है, तो ये भी पॉवर्टी क्रिएट कर रहा है इंडिया के अंदर। उसके अलावा हायर लेवल ऑफ इनफॉर्मेलिटी, इनफॉर्मल सेक्टर है हमारा बहुत ज्यादा, तो उनको क्रेडिट अवेलेबल हो नहीं पाता है, फिजिकल रिफॉर्म्स उन तक पहुंच नहीं पाते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन का हो नहीं पाता है, तो इस वजह से भी दिक्कत है। और हमारी इंडिया की खुद की लिमिटेड फिजिकल कैपेसिटी, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है, इसकी वजह से भी पॉवर्टी है। अब केस स्टडी के तौर पर हम लोग देखते हैं कि चाइना ने क्या किया है, चाइना के एफर्ट्स क्या रहे हैं पॉवर्टी के एलिवेशन के लिए, तो बताते हैं। वर्ल्ड बैंक ने फाउंड किया इस चीज को 1978 और 2019 में, चाइना पॉवर्टी हैड काउंट ड्रॉप्ड फ्रॉम, तो आप देखो कितना खतरनाक ये फिगर है, अपने आप को कितना सब्सटेंशियल इंपॉर्टेंट ये फिगर है, कि 77 करोड़ 77 करोड़ जो थे, वहां से केवल 55 लाख लोगों पे आ गई है चाइना के अंदर पॉवर्टी। 77 करोड़ लोग, जहां 1978 में पॉवर्टी के अंदर आ रही थी, चाइना में पॉवर्टी थी, वो केवल फिगर 55 लाख पे आ गया है। तो ये कितना सिग्निफिकेंट एक अचीवमेंट है, आप सोच सकते हो चाइना का। तो इसलिए चाइना ने क्या किया है, 2021 चाइना डिक्लेयर्ड दैट इट इरेडिकेटेड एक्सट्रीम पॉवर्टी, तो चाइना ने एक्सट्रीम पॉवर्टी को पूरी तरह से हटा दिया है, 2021 में उन्होंने इस चीज की घोषणा कर दी है, ठीक है। तो पॉवर्टी के लिए काफी कुछ इन्होंने किया है, तो ये देख लो कितना अच्छा है यहाँ पे। इसकी क्या अप्रोच क्या रही है, चाइना की जो अचीवमेंट्स है पॉवर्टी एलिवेशन में, दो फॉर्मूले इन्होंने अपनाया है। एक तो अपनाया है ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इन्होंने तेजी से अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं, ठीक है। एक तो इनका मॉडल ये रहा है, दूसरा है पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटजीज के ऊपर इन्होंने क्या काम किया है वो देखते हैं। तो पहले तो इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत फास्ट किया, इनका दिमाग में इतना था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे तो लोगों की पर कैपिटा बढ़ेगी, तो पॉवर्टी एलिमिनेशन अपने आप ही हो जाएगा। तो इन्होंने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी ज्यादा किया, मैनेज अर्बनाइजेशन एंड रूरल अर्बन माइग्रेशन को इन्होंने इंश्योर किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की। तो ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए इन्होंने काफी हद तक फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये किया। और दूसरा पॉवर्टी एलिवेशन की जो इनकी स्ट्रेटजीज रही वो क्या रही, एरिया बेस्ड पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटजीज, एरिया के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर एरिया को पकड़ पकड़ के इन्होंने वहां पे पॉवर्टी एलिवेशन के लिए क्या किया जा सकता है उसका ध्यान दिया। सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज इन्होंने चलाई है, और टारगेटेड पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटजीज इन्होंने बनाई है कि किस तरह से स्पेसिफिकली पॉवर्टी को रिजॉल्व किया जाए। तो ये सब कुछ चाइना का रहा। फाइनली हम देखते हैं कि पॉवर्टी एस्टिमेशन स्टडीज इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज बनती रही है जिन्होंने पॉवर्टी एस्टिमेशन वगैरह किया है, ठीक है। तो उसमें तेंदुलकर कमेटी 2009 की है, इनकी जो रिकमेंडेशन है उनका ये सब कुछ है, ये आपको देख लेना है। मैं नाम बता देता हूँ कमिटीज के, एक तो तेंदुलकर कमेटी है, फिर इसमें रंगराजन कमेटी 2014 में है जो भी पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए बनी थी। फिर नीति आयोग ने, नीति आयोग का नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स स्टार्ट किया है, बेसलाइन रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट एक तरीके से स्टार्ट की इन्होंने। और अदर कमिटीज फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन, तो ये दो कमेटी और है, एक तो लकड़वाला कमेटी और एक अलाग जो भी है कमेटी का नाम वो।
तो ये सब आपको देख लेना है। तो आज हमने काफी अच्छे से मतलब 4-5 टॉपिक कवर कर लिए हैं, है ना। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना सफिशियंट है।